हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है एंड आपका रिवीजन बहुत ही स्मूथ चल रहा है। सर रिवीजन फास्ट करना तो जरूरी है ही है सर, सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है क्या, इफेक्टिव रिवीजन होना। एंड सर आई होप दिस लेक्चर्स आर हेल्पिंग यू अप इन रिवाइजिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड क्विकली। ओके सर, हम बढ़ रहे कहा आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 9 एग्जम्पशंस अंडर जीएसटी, जिसको प्यार से हम बोलते हैं क्या, मेगा एग्जम्पशन लिस्ट। सर सबसे पहली बात, सर सेक्शन नंबर 11 of the CGST Act, सेक्शन नंबर 11 of the CGST Act एंड सेक्शन नंबर 6 of the IGST Act, सर इसने पावर दिया गवर्नमेंट को टू ग्रांट एग्जम्पशन। सर गवर्नमेंट के पास पावर है, ध्यान दीजिएगा, मैं सेक्शन पढ़ रहा हूं, सेक्शन नंबर 11 बोलता है क्या, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो सर किसी भी गुड्स और सर्विसेज को एग्जाम कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, एंड एग्जामिशन में भी पार्शियल और फुल, इट में भी कंडीशनल और अनकंडीशनल। एंड अगर किसी भी गुड्स या सर्विस पर कोई एग्जामिशन दिया विच इज अनकंडीशनल एंड फुल एग्जामिशन अगर दिया है, देन असेसी शैल नॉट पे एनी टैक्स, मतलब उसको कंपलसरी सर एग्जामिशन लेना ही पड़ेगा, वो चाह के भी टैक्स पे नहीं कर सकता, मतलब आईटीसी चेन वहां टूटेगी। ओके सर, एग्जामिशंस may be given by way of issue of notification or may be given by way of order। notification हो या order हो, both are applicable from the date of issue unless otherwise specified। जिस दिन issue किए उस दिन से applicable होंगे, पर उसमें लिख दिया कि नहीं साहब ये तो 14 फेब से applicable होगा, तो 14 फेब से ही applicable होगा। सर 14 फेब आते ही दिल में एक बार एक उमंग जाग जाती होगी, पर फिर भी सर जैसे ध्यान आता होगा सीए फाइनल पढ़ाई करनी, ओ दिमाग इधर सर। तो मेरा पॉइंट आपसे ये है कि अगर किसी गुड्स पर एग्जामिशन दिया है सर, अब सर नोटिफिकेशन दिया है या ऑर्डर दिया, अगर उसमें कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो सर ऐसे केस में डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के पास पावर है कि हो जाता है विद इन नेक्स्ट 1 ईयर में उस एग्जामिशन के अंदर कोई एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकती है टू जस्ट क्लेरिफाई द एग्जामिशन। एंड सर अगर वो एक्सप्लेनेशन ऐड किया है, सिंस ये कोई नया अमेंडमेंट नहीं किया, जस्ट क्लेरिफिकेशन है, इट विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ इट इज द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल नोटिफिकेशन या ऑर्डर। क्लियर, डन। तो सर ध्यान दीजिएगा, एग्जामिशन में भी बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन या ऑर्डर। और सर इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सर ये तो था सेक्शन नंबर 11 इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए, सेम सेक्शन नंबर 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट इंटर स्टेट सप्लाई को लेके सर। ओके, अब सर ये सेक्शन का पावर यूज करके गवर्नमेंट ने कई सारे एग्जामिशन इशू किए, जिसमें सबसे बड़ा नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 अंडर सीजीएसटी रेट्स, एंड सर नोटिफिकेशन नंबर 9 ऑफ 2017 आईजीएसटी रेट्स, सर जिसको हम प्यार से बोलते हैं क्या, मेगा एग्जामिशन लिस्ट आ रही है आपके सामने। अब दिल थाम के देखिएगा। अच्छा, इस नोटिफिकेशन के अलावा कुछ अदर नोटिफिकेशन भी, वो भी इस चैप्टर के एंड में कवर हो जाएंगे सर आपके। कुल मिला के सारी सर्विसेज के जो एग्जामिशन है वो आपके सिलेबस में आते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, कई सारे गुड्स भी एग्जाम जीएसटी में, पर उसकी लिस्ट आपके सिलेबस में नहीं आती है। हम पढ़ रहे हैं सर्विसेज के बारे में, लिस्ट ऑफ सर्विसेज विच आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। दिल थाम के बैठेगा सर, मैंने सारी सर्विसेज को आपको जैसा पता है सर, मैंने सर्विस सेक्टर वाइज इनका ग्रुपिंग किया हुआ है, जैसे हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विस एक साथ है, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक साथ है, एजुकेशन वाली एक साथ है, हम बात करेंगे आगे। सर सबसे पहली बात, हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज में सर डॉक्टर की सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। पर ध्यान देना बेटा, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स के अलावा किसी और ने सर्विस दी तो जीएसटी लगेगा। क्लियर सर। सेकंड बात, सर एम्बुलेंस सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विस किसने भी दी हो, कोई भी प्राइवेट ट्रस्ट हो, कोई भी सर ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी ने भी एम्बुलेंस सर्विस दी है, जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। और हाँ, हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में एम्बुलेंस सर्विस भी आता है, प्लस हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में पैथोलॉजी लैब्स भी आती है सर। अगर कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करा है तो ऐसे केस में उसके लिए जो चार्जेस लिए उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन। अच्छा, ध्यान देना बेटा, हॉस्पिटल्स जो पेशेंट एडमिट होता है उसके लिए सर रूम रेंट जो चार्ज होता है, वो रूम रेंट भी सर इट इज ए पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विस ओनली, इसलिए उस पर भी जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा, रूम रेंट पे जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड, अगर हॉस्पिटल डॉक्टर को कोई फीस दे रहा है सर, उस पर भी जीएसटी एग्जाम्प्ट है। मान लो किसी पेशेंट का ऑपरेशन किया, उसका फीस 1 लाख रुपए था, उसमें 70,000 रुपये डॉक्टर को दिया और 30,000 रुपये हॉस्पिटल ने खुद ने रखा, दोनों पे जीएसटी एग्जाम्प्ट है। ओके सर, जो पेशेंट एडमिटेड है हॉस्पिटल के अंदर, उसके लिए नीचे कैंटीन से खाना आ रहा है सर जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उस अकॉर्डिंग खाना आता है साहब। ऐसे केस में जो बिल लिख रहे हैं हॉस्पिटल वाले उस पेशेंट के लिए, इन पेशेंट जो एडमिटेड है उसके लिए सर, वो भी कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट बनेगा, और ऐसे केस में उस पर भी जीएसटी एग्जाम्प्ट है। पर हाँ, हॉस्पिटल के अंदर जो कैंटीन है उसमें कोई नॉर्मल पर्सन जाके खाना खा रहा है, जो अटेंडेंट वगैरह है हम लोग सर, तो उस पर जीएसटी लगेगा। सेकंड थिंग, कैंटीन वाले ने जो हॉस्पिटल को बिल लिखा होगा सर फॉर कैटरिंग सर्विसेज या खाने का जो भी बिल लिखा होगा उस पर जीएसटी लगेगा, वो एग्जाम्प्ट नहीं साहब। क्लियर, डन। आइए बच्चों, नेक्स्ट आता है क्या सर, इंसान में अगर जान है तो जानवरों में भी जान होती है साहब, ध्यान रखिएगा। इसलिए वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, उन पे भी जीएसटी एग्जाम्प्ट रहता है। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ द लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेज, इनकी सर्विसेज भी जीएसटी एग्जाम्प्ट है। देन कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और फैसिलिटी, सरकार
हॉस्पिटल वगैरह में जो बायो मेडिकल वेस्ट होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसके लिए फीस चार्ज या जीएसटी नहीं लगेगा। कोड ब्लड बैंक, जब बच्चा पैदा होता है उसकी कोड माँ के पेट से कनेक्ट होती है, उसमें जो ब्लड होता है उसको स्टोर करने की कई सारी एजेंसीज है जो चार्ज ले रहे हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कोड ब्लड बैंक के स्टोरेज चार्ज पे जीएसटी नहीं लगता। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स की सर्विसेज पर। देन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करी, अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12A और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और उसने अगर बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज को सर्विसेज प्रोवाइड करी तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे चैरिटेबल एक्टिविटी में क्या क्या कवर होता है? चैरिटेबल एक्टिविटी को डिफाइन किया, ध्यान दीजिएगा बेटा। चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर ये 4 एक्टिविटीज ही कवर है। इसके अलावा कोई और काम अगर किया है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने तो सर फॉर अ कंसिडरेशन अगर किया है तो वहां यहां वो एग्जामिनेशन में कवर नहीं है, जीएसटी लग जाएगा। ये नहीं बोला कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने जो भी पैसा लिया जीएसटी एग्जाम्प्ट है। अच्छा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को आपने कोई डोनेशन दिया है तो डोनेशन वैसे भी कंसिडरेशन के स्कोप में नहीं आता, उस पर जीएसटी नहीं लगता। पर अगर उन्होंने कोई फीस लेके पैसा लिया है तो सर वो सप्लाई के स्कोप में आता है। पर इन 4 एक्टिविटीज पे जीएसटी क्या किया हुआ सब एग्जाम किया हुआ है। फर्स्ट क्या है? पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन्स और पर्सन्स विद सीवियर और फिजिकल मेंटल और मेंटल डिसेबिलिटी। देन पर्सन्स एडिक्टेड टू डिपेंडेंट फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज नार्कोटिक ड्रग्स और अल्कोहल। देन पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे श्री 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 रविशंकर जी, इनका कोई रजिस्ट्रेशन कैंप हुआ 5 दिन के लिए स्पिरिचुअलिटी के लिए या एडवांसमेंट ऑफ योगा के लिए, जिसमें रहना खाना पीना सब वही है। तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई जिसके अंदर प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? प्रिंसिपल एलिमेंट स्पिरिचुअलिटी या योगा है या रिलीजन है, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी या योगा, तो जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। देन ये सर्कुलर यहाँ पे देवा सर। देन सर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू अबेंडेंट, ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन, फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड और ट्रॉमेटाइज्ड पर्संस, प्रिजनर्स एंड पर्संस ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स बट रिसाइडिंग इन अ रूरल एरिया। क्योंकि अर्बन एरिया के बुड्ढों का स्किल वैसे भी डेवलप होता है सर, तो सर रूरल एरिया के बुड्ढों का स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम इन्होंने रन किया तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी के स्कोप में आता है साहब। जस्ट किडिंग, ओके सर। दे आर मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन, क्योंकि जो एक्सपीरियंस काम आता है वहाँ पे सर कुछ भी काम नहीं आता है सर। 65 ईयर्स और अबव वाले एज वाले जो होते हैं सर, इनको जो एक्सपीरियंस है वो हमारी जिंदगी में हमको उतारना चाहिए। ओके, देन प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो सर ऐसे केस में ये चैरिटेबल एक्टिविटीज के स्कोप में आता है। और चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करिए किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने, उसके लिए जो फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा सरकार। देन ओल्ड एज होम, जिंदगी में ध्यान रखना अपने पेरेंट्स के लिए ये सर्विस कभी काम नहीं है, वो जिंदगी में ऐसा काम करना था सर। पर ओल्ड एज होम सेकंड इनिंग्स सरकार, मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो सर ओल्ड एज होम में जो लोग रह रहे हैं उनसे पर मेंबर पर मंथ अगर 25,000 रुपए तक का फीस चार्ज किया है पर मंथ पर मेंबर, अगर 25,000 रुपए तक का फीस चार्ज किया है सर, इसमें खाना रहना सब कुछ कवर हो गया, जीएसटी नहीं लगेगा। पर दैट ओल्ड एज होम शुड बी रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, क्लियर, तो ही जीएसटी एग्जाम्प्ट, अदरवाइज एग्जाम्प्ट नहीं है। देन रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, डिप्रेशन वगैरह के जो मरीज होते हैं सर, मेंटल जो इस तरह के लोग होते हैं बेटा सर, उनको रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल जो सर्विसेज दे रहे हैं उस पर जो फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन पब्लिक कन्वीनियंसेस सच एज प्रोविजन ऑफ द फैसिलिटीज ऑफ बाथरूम, वॉशरूम, लेबोरेटरीज, यूरिनल और टॉयलेट, सर सुलभ सुविधाएं उनके जो फीस चार्ज करते हैं लोग उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। भाई सर जिंदगी में इसका जो आराम है वो जिंदगी में कभी सर ध्यान रखना किसी और चीज से आराम नहीं मिलता है सर, जीएसटी नहीं लगेगा जो भी फीस चार्ज किया इस काम के लिए। सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, आइए सर एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात सर, आपने किसान को सर्विस दी है या खेती से रिलेटेड सर्विस दी है सर, उसके बारे में बात कहिए सर। सुनिएगा बात को ध्यान से, मतलब किसान तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, दिस इज इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर ओनली, क्लियर सर। जरूरी नहीं आप किसान को ही सर्विस दें, जो भी काम, जैसे फॉर एग्जांपल सर मैंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीद लिया और मैंने उसको कहीं पे स्टोर करवाया, उसने रेंट मेरे से चार्ज किया तो जीएसटी एग्जाम्प्ट है, भले मैं किसान हूं या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। चलिए सर बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना खेती के अंदर नॉन वेज भी आता है और वेज भी आता है बेटा, मतलब वेज की खेती करो या नॉन वेज की खेती करो दोनों कवर होती है सर इसके अंदर। पढ़िए, सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड rearing of all life forms of animals such as rearing of all life forms of animal except horses for food, fiber, fuel, raw material or other similar product or agriculture produced by way of, अब इन्होंने services दी by way of sir agricultural operation which are directly related to production of the agriculture produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection or testing. Second, supply of farm labor, sir सीएफएम को कांटेक्ट किया, सारे फार्म लेबर सप्लाई कर दिए सर, उसके लिए जो फीस चार्ज के जीएसटी नहीं लगेगा। देन जस्ट किडिंग, ओके सरकार, माहौल हमेशा मस्त रहना चाहिए, माहौल हमेशा खुशनुमा रहना चाहिए, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी सर, दुखी होकर पढ़ाई नहीं करने का सरकार। देन आपने मेरे फार्म पे आके, मैं मान लो किसान हूं, मेरे फार्म पे आके ऐसी कोई प्रोसेस करिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर जिसकी वजह से सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुआ बट
जस्ट टू मेक देम मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट। ऐसी कोई प्रोसेस आपने मेरे फार्म पे आके करी है, जैसे सर टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग एटसेट्रा, तो सर जो प्रोसेस आपने करी उसके लिए जो फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड विद और विदाउट स्ट्रक्चर इncidental टू इट्स यूज। देन लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सर उसके लिए भी जीएसटी नहीं लगेगा। देन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, मैंने गाँव गाँव जाके लोगों को एडवांसमेंट की टेक्निक सिखाई एग्रीकल्चर के लिए, उसके लिए जो फीस चार्ज किया जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर एपीएमसी मार्केट ने जो कमीशन चार्ज किया है, एपीएमसी मार्केट मंडी शुल्क लेते हैं ना सर, एपीएमसी मार्केट में अगर आप कोई प्रोड्यूस बेच रहे हो, दे कलेक्ट सम फीस, उस पर भी जीएसटी नहीं है। एंड सर कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, जो आड़तिया बोलते हैं सर, कच्ची आड़त पक्की आड़त, सर कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो फीस ले रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस ऑफ व्हाट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो जीएसटी नहीं लगेगा। ओके सर, देन फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अब फ्यूमिगेशन करो, कीड़े मार रहे हो भाई, तो उसके लिए जो चार्ज ले उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ और वेयरहाउसिंग ऑफ राइस, ध्यान दीजिएगा बेटा, राइस को प्रोसेस्ड फूड मानते हैं, उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं मानते, इसलिए वो यहाँ पे कवर नहीं हो रहा था सर। कहाँ पर? लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग एटसेट्रा ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, इसलिए अलग से पॉइंट दिया और बोल दिया कि लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ राइस पे जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है, अलग से बोल दिया। पर ध्यान देना कमीशन एजेंट ऑफ राइस एग्जम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल रहेगा सर। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का अगर आपने वेयरहाउसिंग किया जीएसटी नहीं लगेगा, जैसे फॉरेस्ट आप ट्री लेके आए, वुड लेके आए, सब लीव्स वगैरह लेके आए, उनके वेयरहाउसिंग पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, देखो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वेयरहाउसिंग पे जीएसटी एग्जम्प्ट था, राइस के वेयरहाउसिंग पे जीएसटी एग्जम्प्ट था सर, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के वेयरहाउसिंग पे जीएसटी एग्जम्प्ट था। अब सर आपने सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कोपरा, sugarcane, jaggery, raw vegetable fibers such as cotton, flax, jute, etc., indigo, unmanufactured tobacco, betel leaves, tendu leaves, coffee and tea, इनके वेयरहाउसिंग पे भी जीएसटी एग्जाम किया, ऑल्दो ये प्रोसेस्ड है, फिर भी इसके वेयरहाउसिंग पे अलग से जीएसटी एग्जाम किया हुआ है। देन आप सर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हो ऑन जॉब वर्क बेसिस, तो जो भी चार्जेस लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर क्या सर, अगर आप पेडी को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू राइस बाय डीहस्किंग द पेडी इनटू राइस, तो ऐसे केस में वो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो, प्रोडक्शन होने के बाद की प्रोसेस है, इसलिए राइस मिलर ने जो भी फीस चार्ज की उस पर जीएसटी लग जाएगा। देन सर सर्विसेज ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स व्हिच डू नॉट चेंज और ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो ऐसे केस में जो भी चार्जेस आपने लिए इन प्रोसेस के लिए उस पर जीएसटी नहीं लगता। देन जीटीए ने ट्रांसफर ऑफ गुड्स की, कौन से गुड्स का सर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस और राइस, ध्यान रखना बेटा, दाल, चावल, आटा भी इसमें कवर है, ट्रांसपोर्टेशन किया तो जीएसटी नहीं लगेगा, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन भी कवर है सर। देन सेम पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेलवे और वेसल, कौन सी गुड्स, सेम गुड्स, अगर रेलवे या वेसल से ट्रांसपोर्ट करी फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस तो जीएसटी एग्जाम रहेगा। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ द लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेज, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स आप करते हो सर, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगता। देन अगर आपने गवर्नमेंट से राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स लिया है सर, और आप अगर एक इंडिविजुअल फार्मर हो तो सर फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर अगर आपने कोई रॉयल्टी पे किया है गवर्नमेंट को तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर किसान के फार्म तक इलेक्ट्रिसिटी या उसके ट्यूबवेल तक इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन करने के लिए सर इलेक्ट्रिसिटी का पूरा जो सेटअप होता है वहां ले जाने तक का चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगाया। पढ़िए ध्यान से, सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर for extending electricity distribution network up to the tube well of the farmer और एग्रीकल्चरलिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। लास्ट है क्या, नेशनल कॉलेज एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को अगर आपने कोई फीस पे किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन। ये एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी पॉइंट सब एक जगह कंपाइल करके खत्म होते हैं। अब आइए भाई पढ़ाई करते हैं अब हम एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज। फर्स्ट सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, ध्यान देना बेटा, या कोई भी सर्विस हो, सारी सर्विस पे जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है। कोई भी मतलब कोई भी भली पढ़ाई से रिलेटेड हो या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो या कोई भी सर्विस हो, जीएसटी एग्जम्प्ट है अगर अपने स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ से कोई सर्विस कोई फीस ली तो। प्लस अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ली और एंट्रेंस एग्जाम के लिए एंट्रेंस फीस चार्ज करी तो सर फिर भी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ऑल्दो वो बच्चा अब तक उसका स्टूडेंट है या नहीं है डिफाइंड नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम देगा, पास होगा सर, उसके बाद स्टूडेंट बनेगा ना, इसलिए इस पॉइंट को अलग से लिख के बोल दिया क्या, नहीं साहब एंट्रेंस फी पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये जो फर्स्ट 3 पॉइंट है। अच्छा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में क्या क्या आता है सर, फर्स्ट आता है क्या,
स्कूल, भले उसमें प्री स्कूल हो या अप टू सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल तक हो, सब कुछ कवर है। सेकंड आता है क्या सर, कॉलेजेस आईसीआई वगैरह जो भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री दे रहे हैं बेटा, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। एंड लास्ट आता है क्या, अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। ये तीनों कवर होते हैं कहां पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में। पर सर ये जो फर्स्ट अब मैं बात कर रहा हूं मैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये केवल और केवल किसके लिए कवर है सर, ओनली एंड ओनली स्कूल्स के लिए एग्जाम है। स्कूल इंक्लूड प्री स्कूल आल्सो बेटा। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ। तो सर आपने स्कूल को अगर स्कूल बस की सर्विसेज दी है, स्कूल के पास खुद की बस नहीं थी, आपने बस की सर्विस दी है, आपने बिल जो चार्ज किया वो स्कूल से चार्ज किया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर यही बिल अगर आपने आईसीआई से या आपने किसी कॉलेज से चार्ज किया तो टैक्स लग जाता बेटा। देन कैटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। इस पे एक सर्कुलर आया हुआ है अभी, मिड डे मील स्कीम। सर यहाँ पे कैटरिंग सर्विस एग्जाम्प्ट है सर, स्कूल को अगर आपने कैटरिंग सर्विस दी एग्जाम्प्ट है, इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम। तो केवल मिड डे मील्स नहीं, सारी कैटरिंग एग्जाम्प्ट है बेटा। अब भले वो स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर हो, स्कूल के बाहर हो, उसको कोई कंसर्न नहीं है। पर सर एक और सर्कुलर आया जिसने बोला क्या, मिड डे मील्स अगर स्पॉन्सर किया किसी बिजनेसमैन ने बेटा, किसी कॉर्पोरेट ने, कि कोई गवर्नमेंट ग्रांट से स्पॉन्सर्ड है, सर क्या वो भी एग्जाम्प्ट है? हाँ जी हाँ, एग्जाम्प्ट है। कुल मिला के कैटरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग मिड डे मील्स स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एग्जाम्प्ट है सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी स्पॉन्सर करे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्कूल के केस में। एंड देन ध्यान से देखिएगा, सिक्योरिटी क्लीनिंग हाउसकीपिंग सर्विसेज ये एग्जाम्प्ट होगी इफ दोज आर परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर आपने सिक्योरिटी क्लीनिंग हाउसकीपिंग सर्विसेज सर किसी स्कूल को दिए आउट ऑफ द कैंपस ऑफ द स्कूल, जैसे एनुअल प्रोग्राम हो रहा था, एनुअल फंक्शन हो रहा था किसी और ऑडिटोरियम में जो आउट ऑफ द स्कूल प्रीमाइसेस था, तो ऐसे केस में सिक्योरिटी सर्विस वाली क्लीनिंग हाउसकीपिंग सर्विस लिए टैक्स लग जाएगा भाई साहब। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्या सर, सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन। ये सारे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो जीएसटी एग्जाम रहेगा। जैसे आईसीआई जो एग्जाम कंडक्ट कराती है बेटा, सर कई सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स उनको ओपन करना पड़ता है, सेंटर वाले जो उनसे चार्ज लेते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रहे हो वो भी जीएसटी में, जीएसटी से एग्जाम रहेगा। क्यों? दैट इज ऑल्सो रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। देन सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स और पीरियडिकल्स। सर अगर आप ऑनलाइन जर्नल्स या पीरियडिकल्स सब्सक्राइब कर रहे हो तो जीएसटी एग्जाम होगा, पर दिस इज ओनली फॉर सर इस कैटेगरी ऑफ, सेकंड कैटेगरी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कॉलेजेस आईसीआई एटसेट्रा विच आर प्रोवाइडिंग डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। मतलब दिस इज नॉट फॉर स्कूल, नॉट फॉर अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। क्लियर, डन। सरकार ये हो गया क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इसमें क्या क्या एग्जाम था वो भी तुम्हें समझा दिया। अच्छा, इसके अलावा कोई भी सर्विस आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दी है वो सब टैक्सेबल बेटा। क्लियर, भारत माता की जय। सरकार आइए एक सर्कुलर बोलता है कि अच्छा एक बात और, उससे पहले यहां पर एक क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने बोला हुआ क्या, इट इज क्लेरिफाइड दैट Central and state educational boards shall be treated as educational institution for the limited purposes of providing services by way of conduct of examination to the students। अगर सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड, सर ध्यान देना, सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं स्कूल के टाइम पे, अगर आपके हुए होंगे सर, डेफिनेटली हुए होंगे सर, उसके लिए आपने फीस दी है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, एग्जाम कंडक्ट बोर्ड कराता बेटा। सर ध्यान देना बेटा, उस लिमिटेड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के पर्पज के लिए सेंट्रल और स्टेट बोर्ड को भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। और उसी बेस पर एक सर्कुलर इशू हुआ। सर्कुलर बोलता है क्या सर, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एनबी, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या वो एग्जाम रहेगी कि नहीं रहेगी? उसमें इसी पॉइंट का रेफरेंस देते हुए बोला कि फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन सेंट्रल और स्टेट बोर्ड इंक्लूडिंग सर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन सर क्या कहलाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। तो इसलिए अगर नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन को, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने अगर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज लिए, जैसे इन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराए किसी भी, जैसे सर डॉक्टर्स वगैरह होता है ना बेटा, सर डॉक्टर्स के लिए अगर आपने इन्होंने एमबीबीएस वगैरह के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया तो सर जीएसटी एग्जाम रहेगा। सेम वे कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कराया उसके लिए जो भी फीस चार्ज करी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। प्लस सर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के पर्पज के लिए ये नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन या कोई भी बोर्ड है, नेशनल बोर्ड या स्टेट बोर्ड है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आता है। तो सर उसने कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए किसी से सर्विसेज ली है, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में वो कवर होकर एग्जाम हो जाएगा। जैसे उसने क्वेश्चन पेपर किसी से प्रिंट करवाया, एग्जामिनेशन हॉल बुक कराया बेटा, क्लियर, एग्जाम कंडक्ट कराने से रिलेटेड कोई भी सर्विस अगर किसी भी पर्सन ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन बोर्ड को दी वो भी एग्जाम रहेगी बेटा। पर इसके अलावा कोई भी सर्विस, इसके अलावा कोई अदर सर्विस दी है जो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे केस में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने जो भी फीस चार्ज करेगी उस पर जीएसटी लगेगा। जैसे कई सारे प्रोफेशनल्स को, कई सारी यूनिवर्सिटीज को, कई सारे कॉलेजेस को या कई सारे इंस्टीट्यूशंस को सर ये क्या करते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं,
सर रिकॉग्निशन देने के लिए इन्होंने सर जैसे एक्रेडिटेशन दिया, इन्होंने एक्रेडिटेशन टू एन इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल, उसके लिए इन्होंने एक्रेडिटेशन फीस चार्ज करी है, रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज करी, तो उस फीस पे क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, मतलब अदर सर्विसेज आर टैक्सेबल, सिंपल सी बात ये है। देन सर आंगनवाड़ीज में फूड सप्लाई किया है, सर अगर स्पॉन्सर किया किसने, गवर्नमेंट ग्रांट ने या कॉर्पोरेट डोनेशन है, मिड डे मील स्कीम, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्कूल। सर कैटरिंग सर्विसेज एग्जाम बात खत्म बेटा। नेक्स्ट आता है क्या, मेस फैसिलिटी और फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो सर अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने बच्चों को, सर हॉस्टल चलाता है मान लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद का, उसमें बच्चों को इन्होंने खाना प्रोवाइड किया, तो एनी सर्विस बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स वैसे भी एग्जाम होता है बेटा। पर अगर किसी आउटडोर सर किसी आउटसोर्स किया बेटा, अरे हाँ है ना भाई, जैसे मुंबई आरवीजी हॉस्टल, सर इसके अंदर जैसे हॉस्टल चलता है, अब या मैं तो कह रहा हूं आरवीजी हॉस्टल इज नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पर हाँ मान लीजिए सर कोई भी एक कॉलेज है बेटा जिसमें कैंटीन चलाता है कौन, मंगल खाना बनाता है बेटा, तो मंगल ने सर्विसेज दी किसको, कॉलेज को, तो जो मंगल ने बिल चार्ज किया होगा इसको, कॉलेज को, उस पर जीएसटी लगेगा, कॉलेज ने जो बिल चार्ज किया बच्चों को उस पर जीएसटी भले ही नहीं लगेगा सर। क्लियर, डन। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनीवन अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वो क्या होगा, जीएसटी से सर टैक्सेबल रहेगा, वो एग्जाम नहीं रहेगा, क्योंकि सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अगर बच्चों को सर्विस दी तो जीएसटी एग्जाम रहता है। एनीबडी एल्स जो कैटरिंग सर्विस देता है उसने अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दी है या डायरेक्ट बच्चों को सर्विस दी, उस पर जीएसटी लगेगा, कोई डाउट नहीं सर उस पर। क्लियर, डन। सरकार नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन वेरियस प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय आईआईएम। सर आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सरकार इसको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाता है क्योंकि इसका भी अलग से एक्ट बन गया है। क्लियर, इसलिए आईआईएम ने जो भी शॉर्ट टर्म कोर्स पढ़ा है, सॉरी आईआईएम ने जो भी कोर्सेज पढ़ा अपने स्टूडेंट्स के लिए, जैसे 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाता है, 2 साल का एमबीए प्रोग्राम होता है इनका, क्लियर, इन सब पे जीएसटी एग्जाम रहता है। पर सर ये कई बार क्या करते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम कराते हैं सर ये, सर 7 दिन का कोर्स, 10 दिन का कोर्स, जैसे आप देखना ऑल इंडिया रैंक आया आपका, या आप मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आपकी ट्रेनिंग के 2 लाख रुपए लगेंगे, सर आपकी कंपनी स्पॉन्सर करी, जाइए वहां पे एमबीए का कोर्स करके आइए, 7 दिन का डिप्लोमा कोर्स करके आइए। सर इस तरह के शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स जो होते हैं वो उसमें जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं जो लोग, वो स्टूडेंट नहीं है, वो कौन है, पार्टिसिपेंट्स है, इसलिए उस पर जीएसटी लगेगा, बाकी पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर डिजी शिपिंग अप्रूव्ड मैरीटाइम कोर्सेज जो कराता है मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यहां गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, सिंस ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आता है, इसलिए जो भी फीस इन्होंने चार्ज करी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन क्या है सर, मान लो सर आप एक स्कूल हो, मेरे पास बसेस है, मैं आपको सर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस दे रहा हूं, मैं बिल लिख रहा हूं स्कूल को, सर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब सर मान लो आपके स्कूल के अंदर इतने एडमिशन हो गए कि सर आपको कुछ बसेस की और रिक्वायरमेंट थी, आपने बोला मंगल 50 बस और चाहिए, मैंने कहा ओके हो जाएगा, अब मेरे पास बस नहीं है, मैंने किसी से हायर पे ली, तो सर जिसने हायरिंग का बिल मेरे को लिखा होगा, किसको, मैं कौन, मैं ऐसा पर्सन जो सर्विस दे रहा है किसको, स्कूल को, रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, तो मैंने जो हायरिंग की सर्विसेज ली उस पर भी जीएसटी क्या है, एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट है क्या सर, वेरियस वोकेशनल कोर्सेज, वेरियस सर देखने से सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, अरे भाई ध्यान से पढ़ना, वेरियस वोकेशनल कोर्सेज क्या कवर है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, यहाँ पे ए लिखना रह गया, ए बी सी डी इस तरह से हो जाएगा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अ सेक्टर स्किल काउंसिल अप्रूव्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एन असेसमेंट एजेंसी अप्रूव्ड बाय द सेक्टर स्किल काउंसिल और द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और अ ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और अ सेक्टर स्किल काउंसिल। इन्होंने सर्विसेज दी इन रिलेशन टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स या फिर एनी अदर स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो इन्होंने जो फीस चार्ज करी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे सर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के थ्रू सर कोई पर्सन ट्रेनिंग दे रहा है लोगों को, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी, वो जो फीस ले रहा है लोगों से उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन असेसमेंट बॉडीज ने, असेसिंग बॉडीज ने सर असेसमेंट किया है, सर असेसमेंट अंडर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, ध्यान सुनिएगा, ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपने कोई सर्विस दी है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसका 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बोर्न किया है, उसके लिए आपने उनको कोई सर्विस दी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर। देन ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर जीएसटी एग्जम्प्ट है, पर सर ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के लिए अगर आप स्पोर्ट्स सीखने गए हो तो सर जो आपसे फीस ली कोचिंग फीस उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर
That sports की कोचिंग सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12 और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ध्यान दीजिएगा बेटा, सर कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, सर डांस क्लास गए जीएसटी एग्जाम, डांस क्लास के लिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर स्पोर्ट्स के लिए सर्विस प्रोवाइडर मस्ट बी चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12 और 12AB, तो ही जीएसटी एग्जाम रहेगा, जो भी ट्रेनिंग फीस ने ली उस पर। क्लियर, डन, भारत माता की जय। देन एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट सर एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज। फर्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू, आपने एंट्री टिकट लिया कहाँ के लिए, म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू के लिए। क्लियर, वहां अगर आप गए कभी बेटा, सर ना सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू। एडमिशन मतलब आप वहाँ एडमिट नहीं हो गए होए सर, जू में चिड़ियाघर में आप बेटा जानवरों को देखने गए, क्योंकि सर इंसानों को देख के तो हम थक गए बेटा, हाँ है ना भाई, तो सर उसका जो एंट्री टिकट है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे सर एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, सर आगरा में क्या फेमस है भाई, ओ भाई पागल खाना कौन बोला ओए, सर ध्यान इधर, ताजमहल, सरकार उसको अगर आप देखने गए उसका एंट्री टिकट अगर है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। ओके सर, देन आता है क्या, सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू, सरकार कहाँ गए, ओ भाई सर्कस, डांस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैले, सर डांस देखने गए आप है ना। ओके सर, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, फैशन शो, वाह, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और एनी स्पोर्टिंग इवेंट। अब स्पोर्टिंग इवेंट भले ही अदर देन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट हो या रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ध्यान दीजिए बेटा। क्लियर, देन प्लेनेटोरियम, सर अगर आप यहां गए हो, इनका एंट्री टिकट अगर 500 रुपए पर पर्सन तक का, कितना बेटा, अप टू ₹500 पर पर्सन तक का टिकट है तो जीएसटी नहीं लगेगा। फैशन शो देखने गए बेटा, स्पोर्टिंग इवेंट देखने गए, कोई गाँव गए फैशन शो हो रहा होगा जिसका टिकट 500 रुपये उससे कम है। क्लियर, तो 500 रुपये उससे कम है तो टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा, 501 है तो पूरे पे जीएसटी लगेगा साहब। देन सर अभी तक तो आप डांस देखने गए थे, अब आप डांस कर रहे हो, पर कौन सा, सर नागिन वो नहीं, सर सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन अ फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ डांस, म्यूजिक और थिएटर। सर तो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ने जो पैसा लिया है, अगर कंसिडरेशन पर परफॉर्मेंस इज अप टू ₹1,50,000 तो जीएसटी नहीं लगेगा, 1,51,000 तो पूरे पे जीएसटी लग जाएगा। पर हाँ सर अगर उसने एज अ ब्रांड एम्बेसडर पैसा लिया है तो पूरे पे जीएसटी लगेगा, ये एग्जामिनेशन वहां पे अप्लाई नहीं होता है। क्लियर, डन। सरकार नेक्स्ट आता है क्या, सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टूर ऑपरेटर टू फॉरेन टूरिस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ टूर विच इज होली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया, पूरा ही टूर आउट ऑफ इंडिया हुआ है। अब सर टूर ऑपरेटर जो होता है बेटा वो इंडिया में लोकेटेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसी का लोकेशन था, क्योंकि वो इंटरमीडिएट सर्विस होती है, इसलिए जीएसटी अलग से एग्जाम किया बेटा। सर देन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, आपने सर्विसेज दी, विराट कोहली ने सर्विसेज दी है, हार्दिक पांड्या, सरकार कुंफू पांड्या ने सर्विसेज दी है, किसको, सर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, या फिर एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी ने दूसरी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दी तो जीएसटी क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा। नेक्स्ट आता है क्या, स्पॉन्सरशिप ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। सर अगर आपने फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट्स का स्पॉन्सरशिप किया है तो जो स्पॉन्सरशिप का अमाउंट दिया है उस पर जीएसटी एग्जाम है। सर अगर वो स्पोर्टिंग इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड इट्स affiliated federations where the participating teams or individuals represent any district, state, zone और country, या फिर सर ऑर्गेनाइज किया है किसने, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर द डीफ, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और स्पेशल ओलंपिक्स भारत, या फिर ऑर्गेनाइज बाय द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, देन ऑर्गेनाइज एज अ नेशनल गेम्स एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल गेम्स बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, या फिर ऑर्गेनाइज बाय पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम। इन्होंने स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया और आपने स्पॉन्सर किया, तो जो स्पॉन्सरशिप का आपने पैसा दिया उस पर जीएसटी एग्जाम है सर। देन सर FIFA अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 टू बी होस्टेड इन इंडिया व्हेनेवर इट इज रीशेड्यूल्ड, जब भी रीशेड्यूल होगा साहब तो सर FIFA अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 अगर आप देखने गए तो उसके एंट्री टिकट पे जीएसटी एग्जाम है सर। सेकंड थिंग सर वो जो इवेंट हो रहा है फीफा वाला, सर उस इवेंट से रिलेटेड आपने कोई भी सर्विस दी फीफा को या उसकी सब्सिडरी को, या उन्होंने कोई भी सर्विस आपको दी है तो सर उस पर जीएसटी एग्जाम रहेगा, पर डायरेक्टर स्पोर्ट्स शुड सर्टिफाई कि ये सर्विसेज आर इन रिलेशन टू दिस इवेंट ओनली। सेम वे सर FIFA अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2017 FIFA अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 सर 2017 में जो हुआ था उसके लिए भी 2 पॉइंट सेम दे रखे, अब 2017 गया बेटा। फिर 2020 में सर इवेंट्स अंडर
एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशिया कप 2022 जो सेम पॉइंट दे रखा पॉइंट नंबर 8 और 9, वैसा ही सेम पॉइंट नंबर 12 और 13 है। इसका अगर आप मैच देखने का जीएसटी एग्जम्प्ट है। इस इवेंट से रिलेटेड आपने कोई सर्विस दी या उन्होंने आपको कोई सर्विस दी, उस पर भी जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है। पर डायरेक्टर सर्टिफिकेट, डायरेक्टर शुड सर्टिफाई दैट, डायरेक्टर स्पोर्ट्स शुड सर्टिफाई दैट ये सर्विसेज इन रिलेशन टू दिस स्पोर्ट्स इवेंट ही है बेटा। ओके, देन नाउ आती है क्या, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज। दिल थाम के देखिएगा साहब, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनिंग बिलोंगिंग। सरकार विथ और विदाउट अकम्पनिंग बिलोंगिंग का पॉइंट आपको शायद याद आ रहा होगा, लगेज साथ में है या नहीं। अरे वो सर, लगेज के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा लिया तो उसका ट्रीटमेंट वही होगा जो पैसेंजर टिकट का होता है बेटा। एक लेक्चर के अंदर मैंने समझाया। सर अब ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय रेलवे इज एग्जम्प्ट अदर देन इन अ क्लास। विच क्लास? फर्स्ट क्लास और एसी कोच। अगर फर्स्ट क्लास और एसी कोच में गया तो जीएसटी लगेगा, पर चिंता ना करें, मेट्रो, मोनोरेल और ट्रेनवे में अगर आपने ट्रैवल किया तो जीएसटी नहीं लगेगा। देन इनलैंड वाटरवेज में अगर आपने ट्रैवल किया तो जीएसटी, ट्रांसपोर्ट किया पैसेंजर का, तो जीएसटी नहीं लगेगा। सर देन इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया। सर आप मान लो मुंबई से गोवा गए बाय वेसल, अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस, अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस, अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स from one place in India to another place in India in a vessel किया तो जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर काली पीली मीटर्ड केब और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा। सर ई रिक्शा मतलब बैटरी ऑपरेटेड जो होते हैं बेटा वो, तो मीटर्ड केब और ऑटो रिक्शा में अगर आपने ट्रांसपोर्ट किया पैसेंजर का तो जीएसटी नहीं लगेगा। पर यहां पे इस बार एक एक्सेप्शन ऐड कर दिया और बोल दिया क्या कि दिमाग खराब मत करना मंगल, अगर आपने मीटर्ड केब और ऑटो रिक्शा ओला उबर वगैरह के थ्रू बुक किया आपने, जहां पे सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 लगता है, तो ऐसे केस में एग्जम्पशन नहीं रहेगा और टैक्स लगेगा, और टैक्स लग गए सर देन ना सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 अट्रैक्ट होगा, और सेक्शन नंबर 9(5) कहता है क्या, ओला उबर लायबल होंगे टैक्स पे करने के लिए। क्लियर? देखिए लिखा है क्या, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन आइटम नंबर ई, मतलब ये वाला shall apply to the services supplied through an electronic commerce operator and notified under section number 9(5) of the CGST Act। मतलब नोटिफाई है अगर सेक्शन नंबर 9(5) में, तो ऐसे केस में उस पे सेक्शन नंबर अगर उसमें एग्जम्पशन नहीं रहेगा और टैक्स लगेगा। मतलब अगर आपने मीटर्ड केब हो या ऑटो रिक्शा हो इंक्लूडिंग ई रिक्शा, अगर ओला उबर एटसेट्रा के थ्रू बुक कराया तो वहां टैक्स लगेगा और वहां पे ओला उबर लायबल होगा सेक्शन नंबर 9(5) के थ्रू। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनिंग बाय एयर। याद करो 7 सिस्टर्स सर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और एक ब्रदर सिक्किम और एक डोगरा बाग डोगरा, वहां अगर फ्लाइट से गए हो या फ्लाइट से आए हो तो फ्लाइट टिकट में जीएसटी एग्जम्प्ट है। देन नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज में अगर आपने ट्रांसपोर्ट किया पैसेंजर का अदर देन फॉर टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर, तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। और हाँ उसमें भी ध्यान रखना बेटा, अगर रेडियो टैक्सी है तो रेडियो टैक्सी पे हमेशा टैक्स लगता है और ओला उबर वगैरह लायबल होगा बेटा। क्लियर? देन स्टेज कैरीज, ऊपर तो हो गया नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, अब आ गया नॉन एसी स्टेज कैरीज। सर जैसे रोडवेज की बस वगैरह हो गई, बेस्ट की बसेस हो गई मुंबई के अंदर, सर अगर आपने इसमें ट्रांसपोर्ट पैसेंजर किया तो जीएसटी नहीं लगेगा, बट दैट शुड बी नॉन एसी। ध्यान रखना बेटा, एसी अगर है तो टैक्स लग जाएगा। पर हाँ सर इन दोनों के लिए भी बोल दिया क्या, अगेन सर नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, नॉन एसी स्टेज कैरीज ये एग्जम्प्ट है। पर फिर भी अगर आपने इसका जो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर का टिकट बुक कराया है वो बुक कराया थ्रू ओला उबर एटसेट्रा जहां पे सेक्शन नंबर 9(5) लगता है, तो ऐसे केस में अगेन सर जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा, एग्जाम नहीं। और ऐसे केस में सर ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर सेक्शन नंबर 9(5). भारत माता की जय सरकार। देन पॉइंट नंबर 3 आता है क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स। कहां पर सर ध्यान देना बेटा, अगर आपका फ्लाइट जो है या तो वो एम्बार्क कर रहा है, पैसेंजर इज एम्बार्किंग और डिसएम्बार्किंग फ्रॉम रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट। सर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट, सर जो गवर्नमेंट ने छोटे छोटे एयरपोर्ट डेवलप किए हैं वहां बाय फ्लाइट आप गए हो या वहां से फ्लाइट से आप आए हो, तो सर ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, अपनी वायबिलिटी गैप फंडिंग से कुछ पैसा देता है एयरलाइंस को। तो एयरलाइन क्या करता है बेटा, उस टिकट का पार्ट ऑफ द अमाउंट चार्ज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो जो भी उसने फीस चार्ज करी है, मतलब टिकट का जो पार्ट ऑफ द फेयर चार्ज किया उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ अ जीटीए और कुरियर एजेंसी। सर ध्यान बेटा, बाय रोड एग्जाम कर दिया एक्सेप्ट जीटी और कुरियर एजेंसी, जीटी और कुरियर एजेंसी पे टैक्स लगेगा। और इनलैंड वाटरवेज के थ्रू अगर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स किया है तो भी जीएसटी क्या है, एग्जाम्प्ट है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, अप टू द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया तक के फ्रेट पे जीएसटी नहीं लगेगा। फिर आ रहा है क्या पॉइंट नंबर 6 और 7, ये बोलता है क्या, सर अभी तो आप एयरक्राफ्ट से गुड्स इंडिया में लाए थे तो जीएसटी नहीं था, अच्छा बाय वेसल आए तो टैक्स लगेगा बेटा, वो भी रिवर्स चार्ज में इंपोर्टर ऑफ गुड्स टैक्स पे करता है। सर पर अगर आप अब इंडिया से आउट ऑफ इंडिया गुड्स ले जा रहे हो तो उसके लिए पॉइंट नंबर 6 और 7 कहता है क्या, सर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल हो या एयरक्राफ्ट हो फ्रॉम द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, जो आपने फ्रेट चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट और
vessel from custom station in clearance in India to a place outside India, GST exempt है. Then satellite launching services, हमने कल पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 पढ़ते वक्त, satellite launching services supplied to by an Indian space ISRO या अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन्होंने सर्विसेज दी, जीएसटी नहीं लगेगा. देन सर कुछ स्पेसिफिक गुड्स दे रखी है जिसके ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवे और वेसल पे जीएसटी एग्जाम किया हुआ है बेटा. सर ध्यान दीजिएगा बेटा. एक बात और मैं आप सबको कह देता हूँ बेटा, सर जितने भी हम ये पॉइंट्स पढ़ रहे हैं सर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केवल समरी बुक देखा और एग्जाम दिया. मेरा ये रिकमेंडेशन पर्सनली सबको ये रहेगा कि जो अपनी मेन बुक है वॉल्यूम 1 2 3 वो जरूर एक बार आपको गो थ्रू करना चाहिए, क्योंकि सर मेन बुक के अंदर हर पॉइंट के अंदर जो एनालिसिस दिए होते हैं वो माइनर पॉइंट होते हैं जिसके बेस पे एग्जाम में अगर कोई ट्रिक दिया है, कोई क्वेश्चन को घुमाया है, तो सर अगर आपने वो मेन बुक पढ़ा हुआ तो आपका आंसर हमेशा सही होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हर इन डेप्थ हर एक पॉइंट को कवर करके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए मैंने हर कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल भी दिया है, एक छोटे छोटे इलस्ट्रेशन भी दिया है, विच विल हेल्प यू अप टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. क्लियर. इसलिए मेन बुक को नहीं छोड़ने का. ऐसा नहीं कि रिविजन लेक्चर्स और ये समरी बुक देखा और काम हो गया, नहीं सर, मेन बुक आपको देखना ही चाहिए. उसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने डील किए वो कॉन्सेप्ट की वजह से ही आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बेटा. क्लियर. क्योंकि देखो ये दिस इज जस्ट अ रिवीजन. क्लियर. ओके चलिए सरकार, पॉइंट नंबर 8, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फॉलोइंग गुड्स बाय रेलवे और वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस विल बी एग्जाम्ड. क्या क्या? रिलीफ मटेरियल्स मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ द विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन-मेड डिजास्टर्स, कैलेमिटीज, एक्सीडेंट्स और मिसहैप्स, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स. Then newspapers, magazines registered with the register of newspaper, railway equipment or materials, agricultural produce, milk, salt, food grain including flour, pulses and rice and organic manure. इन सब का ट्रांसपोर्टेशन इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी अगर ट्रांसपोर्ट किया बाय रेलवे या वेसल. बट चिंता ना करे, यही सारी गुड्स अगर आपने जीटीए के थ्रू ट्रांसपोर्ट की तो भी एग्जाम है. बस एक गुड्स को छोड़ के रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल बाय रेलवे या वेसल से ट्रांसपोर्ट किया तो ही एग्जाम है. जीटीए से किया तो टैक्स लगेगा. पर हाँ, जीटीए के लिए 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है. बोल दिया क्या, अगर सर उसके पूरे ट्रक में, पूरे गुड्स कैरेज में जितना भी गुड्स है उन सबका फ्रेट मिला के 1500 या उससे कम है तो इस पे सर जितने भी गुड्स है उन सबके फ्रेट पे जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है. पर अगर मान लो सर पूरी ट्रक में या पूरे गुड्स कैरेज में जितना भी गुड्स है उन सबका फ्रेट मिला के 1500 क्रॉस कर रहा है तो ऐसे केस में इंडिविजुअल कंसाइनी वाइज देख लेना, इंडिविजुअल कंसाइनी वाइज जितना भी फ्रेट है वो अगर 750 हो सके तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. सरकार आइए, ये 750 वाला पॉइंट ये रहा. ओके नेक्स्ट पॉइंट सर, ये हम बात कर चुके ऑलरेडी. जीटीए ने वो 7 स्पेसिफाइड पर्सन के अलावा किसी को भी सर्विस दी तो जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट. याद है वो फैक्ट्री रजिस्टर्ड फैक्ट्री से रिवर्स बात करी थी हमने. सेम पॉइंट सर, ये हमने यहाँ भी बात करी थी. जीटीए ने ऐसे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंटल एजेंसी या लोकल अथॉरिटी को सर्विस दी है जो केवल और केवल टीडीएस के पर्पस के लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड है और कोई पर्पस के लिए रजिस्टर्ड नहीं, तो जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है. सर नेक्स्ट है क्या, सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल और भूटान, जिसको लैंडलॉक्ड कंट्री भी बोलते हैं. सर ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल भूटान से रिलेटेड आपने कोई भी सर्विस दी, जीएसटी एग्जम्प्ट है. अच्छा इसमें केवल ट्रांसपोर्ट नहीं है सर, कार्गो हैंडलिंग सर्विस भी आ गया. अरे है ना सर, ध्यान देना बेटा, ट्रांजिट कार्गो से रिलेटेड कोई भी सर्विस है, जीएसटी एग्जम्प्ट है. नेक्स्ट है क्या, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स. जैसे बॉम्बे की बेस्ट की जो बसेस है बेटा, या राजस्थान रोडवेज को बसेस कम पड़ गया, आपने बस हायरिंग पे दी, रेंटिंग पे दी, जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है. अच्छा एक सर्कुलर आ रखा है जिसने बोला है क्या, हायरिंग हो या रेंटिंग हो दोनों पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा, क्योंकि सर शेड्यूल 2 सीजीएसटी का जो आया है उसने हायरिंग और रेंटिंग पे कोई डिफरेंस रखा नहीं है जीएसटी के अंदर. हाँ बिफोर जीएसटी कुछ फर्क हुआ करता था पर अब कोई फर्क नहीं है. तो रेंटिंग हो हायरिंग हो, कुल मिला के इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर किया नहीं क्या, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. सर रेंटिंग पे दिया, हायरिंग पे दिया, इन फॉलोइंग व्हीकल्स पे जीएसटी एग्जम्प्ट है. सर फर्स्ट क्या है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को आपने मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर अगर दिया है, या फिर आपने लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर अगर आपने दिया है, या फिर सर जीटीए को आपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया है, ट्रक किराए पे दिए, जीएसटी एग्जम्प्ट है. देन सर अगर आपने वही याद है, मैं स्कूल को ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस दे रहा हूं और आपसे मैंने बस किराए पे लिए, जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है. भारत माता की जय. ये रहा वो सर्कुलर जिसने बोला क्या, रेंटिंग और हायरिंग में कोई फर्क नहीं है, दोनों केस में जीएसटी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा. देन टोल चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा. अच्छा सर्कुलर इशू करके बोला क्या, कभी कभी क्या होता है, हैवी लोडेड ट्रक होती है जिसके लिए ओवरलोडिंग चार्जेस चार्ज करते हैं, तो ओवरलोडिंग चार्जेस को भी टोल चार्ज ही माना जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा. देन अगर आपने सर टोल एन्युटी के फॉर्म में कलेक्ट किया तो भी जीएसटी नहीं लगेगा. सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी तो भी जीएसटी नहीं लगेगा. पर हाँ सर सर्कुलर देखिए बोला भाई एनी सर्विस जहां पे पेमेंट का मोड एन्युटी, क्या वो एग्जम्प्ट है क्या, नहीं. तो यहां बोल दिया क्या, केवल एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी एग्जम्प्ट होता है. भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड अपने आप में एक अलग सर्विस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के लिए अगर आपने पेमेंट एन्युटी फॉर्म में रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी इस सर्विस में कवर हो जाएगा और सर उस पर टैक्स लगेगा, दिमाग खराब मत करना बच्चों. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड अलग सर्विस है और एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी हो या टोल चार्ज अलग सर्विस है बेटा. देन सर ट्रक वगैरह को नेशनल परमिट
देने के लिए जो लाइसेंस फीस चार्ज करी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पढ़िए, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू द गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया और कंटीजियस स्टेट्स, तो जीएसटी नहीं लगता। भारत माता की जय। सर आ रहा है क्या, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज। सर फर्स्ट पॉइंट, अगर आपने सिंगल रेजिडेंशियल हाउस अदर देन एज अ पार्ट ऑफ द रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, अगर सर कोई घर जो एक परिवार के रहने के लिए बनाया गया है, डिजाइन फॉर वन फैमिली, उसको बोलते हैं सिंगल रेजिडेंशियल हाउस। अगर मोर देन वन फैमिली के लिए बनाया गया है तो उसको बोलते हैं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। सर अगर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया है, वो भी प्योर लेबर पे, वो भी नया कंस्ट्रक्शन किया, तो जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है। सर ध्यान देना, रिपेयर मेंटेनेंस टैक्सेबल रहेगी। सेकंड थिंग सर, मटेरियल प्लस लेबर का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी टैक्सेबल रहेगा। प्योर लेबर एग्जम्प्ट, एक तो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, वो भी ओरिजिनल वर्क्स मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। सेकंड सर, अब आ रहा है क्या, प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। सर इस योजना के थ्रू जो घर बन रहे हैं इंडिविजुअल लेड हाउसेस, सर उसका अगर आपने नया कंस्ट्रक्शन किया या रिपेयर रिनोवेशन किया, दोनों एग्जम्प्ट है। पर इसमें भी अगेन क्या लिखा है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जम्प्ट है, विद मटेरियल एग्जम्प्ट नहीं रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है सर, ध्यान दीजिएगा बेटा। सर मैं एक बिल्डर हूं, आपका मान लो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है, पुरानी बिल्डिंग हो गई, सर आप पुरानी बिल्डिंग तोड़ेंगे, नई बिल्डिंग बनवाएंगे। नई बिल्डिंग बनाने के लिए आपने मेरे को कांटेक्ट किया, अब आप क्या कर रहे हो, मेरे को डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर रहे हो, या लॉन्ग टर्म लीज पे वो लैंड दे रहे हो, या फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स मेरे को ट्रांसफर कर रहे हो। उसके अगेंस्ट अब वो जो लैंड है वहां पे मैं मान लो 150 फ्लैट बनाऊंगा। अच्छा एग्जिस्टिंग मान लो फ्लैट तो उसमें कितने 50, अब एग्जिस्टिंग फ्लैट थे 50, वो तोड़ूंगा, नए फ्लैट बनाऊंगा, नए फ्लैट उस एरिया में बनेंगे 150 मेरे प्लान के अकॉर्डिंग, और उसमें से 50 फ्लैट मेरे को देने होंगे जो एग्जिस्टिंग मेंबर थे उनको। क्लियर सर, अब बचे कितने 100 फ्लैट, अब 100 फ्लैट बना के मैं बेचूंगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से सर, 150 फ्लैट, 150 में से 50 तो ऑलरेडी बुक हो गए सर, मैं पहले बात कर रहा हूं बिल्डर की, 50 फ्लैट तो ऑलरेडी बुक हो गए क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बुक किया, उस पर जीएसटी लगेगा सर। रिमेनिंग जो 100 फ्लैट है उसमें से मान लो 70 फ्लैट बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, तो 70 फ्लैट पे भी जीएसटी लगेगा। बचे हुए 30 फ्लैट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर अब बात करूं क्या, आपने जो मुझे डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया या फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स, या फिर आपने लॉन्ग टर्म लीज 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए मेरे को लैंड का लीज आपने ट्रांसफर किया, तो ऐसे केस में जो आपने सर्विसेज दी उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बिल्डर लायबल होता है। पर बिल्डर को बोल दिया क्या, वो जो एरिया सर, वो जो एरिया आपने मेरे को दिया है लॉन्ग टर्म लीज पे या सर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट किया, उसमें से जितने फ्लैट बुक हो गए, अच्छा फ्लैट की जगह ऑफिसेज भी हो सकते हैं, जितने फ्लैट बुक हो गए उतने प्रोपोर्शनेट वैल्यू पे जीएसटी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। और सर जो जितने फ्लैट बुक नहीं हुए, जैसे 30 फ्लैट्स, हाँ है ना, मेरे एग्जांपल में 150 फ्लैट में से 30 फ्लैट बुक नहीं हुए, तो 30 फ्लैट का जो प्रोपोर्शनेट एरिया है, एरिया ऑफ दी 30 फ्लैट्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ 150 फ्लैट्स, कारपेट एरिया, सर मल्टीप्लाई कर देना क्या, डेवलपमेंट राइट की टोटल वैल्यू को। सर ये जो अमाउंट आएगा केवल इसी पे जीएसटी पे करना है, इससे एक्सेस अमाउंट जो उस पे जीएसटी क्या हो गया, एग्जम्प्ट हो गया। अच्छा अगर मान लो उसमें कुछ कमर्शियल एरिया भी है, मान लो मैं कुछ दुकानें भी बना रहा हूं, तो कमर्शियल एरिया के केस में सर भले ही उसका बुकिंग हुआ है नहीं हुआ, सरकार उसका जो एरिया होगा प्रोपोर्शनल एरिया जो आएगा उसके ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। मतलब कहने का यह है कि सर जितने वो जो एरिया था डेवलपमेंट राइट का, सर वो कारपेट एरिया को आप प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देना कंस्ट्रक्शन एरिया में। अब जितना कंस्ट्रक्टेड एरिया प्रोपोर्शनेट आ रहा है किसके लिए, जो अनबुक्ड फ्लैट है उसके लिए, या फिर जितना सर कंस्ट्रक्टेड एरिया प्रोपोर्शनेट आ रहा है किसके लिए, कमर्शियल प्लेस के लिए, उतने प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। बाकी भी जीएसटी एग्जम्प्ट कर दिया। उसका कारण यह है कि रेजिडेंशियल जो आप फ्लैट बुक कर रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन जो बुक हो रहे हैं फ्लैट, उस पर जीएसटी वैसे भी लग रहा है और उस पर रेट ऑफ टैक्स ऑलरेडी 5% किया हुआ है, तो सर वहां पे आईटीसी मिलता नहीं है। अब डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे अगर जीएसटी पे कर दे तो सर वो कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसको आईटीसी नहीं मिलने वाला। इसलिए सरकार ने बोल दिया क्या, जितने फ्लैट बुक हो गए हैं उतने प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे जीएसटी क्या कर दो, एग्जम्प्ट कर दो। भारत माता की जय। सरकार आइए नेक्स्ट आता है क्या, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज। फर्स्ट सर घर किराए पे दिया रहने के लिए जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है। घर किराए पे दिया रहने के लिए तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। घर किराए पे लिया पर वहां पे ऑफिस लगा दिया तो उसके रेंट पे जीएसटी लग जाएगा। देन होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंपसाइट बाय व्हाटएवर नेम कोड, जिसका रूम रेंट वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर अकोमोडेशन इज अप टू ₹1000 पर डे और इक्विवेलेंट, तो जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है। अप टू ₹1000 पर डे और इक्विवेलेंट है तो जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा देना 1001 रुपये हो तो टैक्स लग जाएगा पूरे 1001 पर हाँ सर और इक्विवेलेंट का मतलब है अगर मान लो कोई होटल वगैरह ऐसे है जिसपे आवरली बेस पे चार्ज होता है तो उसका देखना पर डे के हिसाब से कितना 1000 होता है क्या सर, अगर 1000 तक है तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, उससे ऊपर तो जीएसटी लग जाएगा। क्लियर। अच्छा ध्यान देना बेटा,
सर हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए, सर हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए एक सर्कुलर था जिसने बोला था क्या, अगर हॉस्टल अकोमोडेशन का रूम रेंट अगर 1,000 रुपये पर डे से कम है, जो नॉर्मली 1,000 रुपये या उससे कम ही होता है सर, तो उस पर जीएसटी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। क्लियर सरकार। अब इसका मतलब ये सर्कुलर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हॉस्टल अकोमोडेशन की फीस अगर मोर देन ₹1,000 है पर डे तो जीएसटी लग जाएगा। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग मेरा ओपिनियन कुछ और क्या था, वो छोड़ो, प्रैक्टिकल लाइफ में आप तो एग्जाम्स के हिसाब से देखिएगा, 1,000 रुपये तक का रूम रेंट है तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा सर। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, पंडित जी की सर्विसेज को एग्जाम किया हुआ है। देन रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस, सर मंदिर का एरिया, मस्जिद का एरिया आपने रेंट पे दिया है, जीएसटी नहीं लगेगा। पर हाँ अच्छा, उसके अंदर अब कम्युनिटी हॉल भी हो सकता है, धर्मशाला भी हो सकती है सर, अब उसके अंदर रूम भी हो सकते हैं, उसमें दुकानें भी हो सकती है, जैसे सिद्धि विनायक मंदिर आप अंदर जाएंगे दुकान वगैरह भी होती है सर, उसके अंदर रूम भी होते हैं। पर सर वहां बोल दिया क्या, प्रोवाइड दैट नथिंग कंटेंट दिस एंट्री शेल अप्लाई टू रेंटिंग ऑफ रूम्स वेयर द चार्जेस आर ₹1,000 और मोर पर डे। मतलब सर रूम रेंट पे दिया है तो सर 1,000 रुपये से कम अगर रूम रेंट है तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। सेकंड, अगर कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम या ओपन एरिया दिया है जहाँ पे 10,000 रुपये या उससे ज्यादा अगर रेंट है तो जीएसटी लग जाएगा, 10,000 से कम है तो जीएसटी नहीं लगेगा। देन दुकान अगर किराए पे दी है तो ऐसे केस में 10,000 रुपये और मोर पर मंथ है, क्योंकि दुकान तो पर मंथ मिलती है ना सर, इसलिए 10,000 और मोर पर मंथ तो जीएसटी लगेगा, उससे कम है तो रेंट पे जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा एक यहाँ पे मेरा ओपिनियन कहता है, देखो रूम रेंट जो है यहाँ पे धर्मशाला के अंदर सर या रिलीजियस प्लेस में वो 1,000 और मोर पर डे तो टैक्स लगेगा। क्लियर। और यहां लिखा है अप टू ₹1,000 तो जीएसटी नहीं लगेगा, हाँ है ना। तो अगर 1,000 रुपये रेंट हुआ, एग्जैक्टली 1,000 अगर रेंट होता है तो सर इसका धर्मशाला का बेटा, तो ऐसे केस में वो यहां तो कवर नहीं हुई बेटा, यहां पे तो एग्जम्प्ट नहीं है सर, यहां तो टैक्सेबल है सर। अब सर अगर मेरे को यहां पे एग्जम्पशन नहीं मिल रहा तो आई विल रेफर दिस पॉइंट। और ये वाला पॉइंट क्या बोलता है सर, भले होटल हो, क्लब हो, इन हो, गेस्ट हाउस हो, बाय वॉट एवर नेम कोड, दिस इंक्लूड धर्मशाला ऑल्सो। अब धर्मशाला के अंदर अगर 1,000 रुपये का रेंट हुआ तो सर मैं तो यहां पे एग्जम्पशन नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, मैं तो यहां क्लेम कर लूंगा सब। क्लियर। इसलिए मेरी ओपिनियन के अंदर अगर धर्मशाला अगर कोई है या कोई रिलीजियस प्लेस का एरिया है जहां पे रूम रेंट पे दिया है, वहां पे 1,000 रुपये रेंट है तो भी जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। क्लियर। ये इस बार की जो आरटीपी आई थी उसके अंदर आईसीआई ने जो आंसर दिया वो थोड़ा सा गड़बड़ दिया, ध्यान दीजिएगा, और मैंने वो आरटीपी का सोल्यूशन भी आपको दे रखा साहब। देन अपफ्रंट अमाउंट, सरकार आपने सर 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म लीज पे कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट लीज पे लिया है या ऐसा कोई एरिया प्लॉट लिया है आपने विच इज देयर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस, सर आपने लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए सर कोई लीज पे लिया है प्लॉट, प्लॉट किसके लिए, फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे रिको इंडस्ट्रियल एरिया राजस्थान के अंदर, सर एमआईडीसी गुजरात के अंदर जीआईडीसी, इस तरह के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होते हैं सर या स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या अंडरटेकिंग जो होती है, उनसे अगर आपने लॉन्ग टर्म लीज पे 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए इस तरह के प्लॉट लीज पे लिए तो ऐसे केस में जो अपफ्रंट अमाउंट आपने पे किया, जिसको प्राइस, सलामी, कॉस्ट, डेवलपमेंट चार्ज या एनी अदर अमाउंट भी बोलते हैं, उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। पर हाँ ये आपने लॉन्ग टर्म लीज पे किससे लिया है सर, दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और अंडरटेकिंग और एनी एंटिटी जिसमें 20% और मोर ओनरशिप है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या थ्रू एनी एंटिटी विच इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर। तो सर 20% स्टेक भी गवर्नमेंट का है, उस एंटिटी से अगर आपने लॉन्ग टर्म लीज पे इस तरह के प्लॉट लिए तो उसके रेंट पर उसके अपफ्रंट अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा, जिसको प्राइस, सलामी, कॉस्ट भी बोलते बेटा। अच्छा वहां कंडीशन क्या है कि जो प्लॉट आपने लॉन्ग टर्म लीज पे लिया है 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स, तो जिस पर्पस के लिए लिया है उसी पर्पस में आपको काम में लेना है, अगर वो पर्पस से हट गए तो जीएसटी लग जाएगा बच्चों। सर इसलिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया आप मॉनिटर करेंगे, और अगर आप मॉनिटर करते वक्त पता पड़ता है आपको कि जो लेजी है जिसने लीज पे लिया है उसने जिस पर्पस के लिए एग्जामिशन दिया उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया तो टैक्स लगा देना सब, रिकवरी करना टैक्स का अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और हाँ अगर वो लीज किसी को सब लीज पे देता है तो उसको अपने एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा कि ये जो लीज पर मैंने जो ये प्लॉट लिया है ये इस पर्पस के लिए लिया है जिसकी वजह से जीएसटी एग्जम्प्ट हुआ है, अगर आपने किसी और पर्पस के लिए यूज में लिया तो जीएसटी पे करना पड़ेगा, वो भी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। क्लियर, डन सरकार। अब आइए, अच्छा एक बात और, एक सर्कुलर और इशू करके बोला कि जो अपफ्रंट अमाउंट आपको पेबल है, अपफ्रंट अमाउंट फॉर लॉन्ग टर्म लीज, उस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। अब भले वो अपफ्रंट अमाउंट इज पेबल इन वन और मोर ऑफ द इंस्टॉलमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अपफ्रंट अमाउंट पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। पर मंथ जो रेंट होता है उस पे जीएसटी लगता है, अपफ्रंट अमाउंट जो वन टाइम आप पे करते हो भले वो पेबल इन इंस्टॉलमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। देन सर दीज ऑल पॉइंट्स आर रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज थी उसमें जो भी रेंटिंग से रिलेटेड पॉइंट आए थे वो सारे मैंने यहाँ पे रिपीट करे हुए सर, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिए सर। आइए नेक्स्ट आता है क्या, गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज। सरकार भारत माता की जय हो रही कि नहीं हो रही सर,
दिल थाम के बैठेगा, ये सारे एग्जामिशंस कवर हो रहे हैं सर। नो डाउट चैप्टर बहुत बड़ा है, पर सर ये चैप्टर्स को अगर आपने ध्यान से सुन लिया सर, ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन के साथ अगर आपने सुन लिया तो एग्जाम्स के अंदर गलती नहीं होगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इन चैप्टर्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि बहुत बड़े चैप्टर होते हैं, याद नहीं होते सर, इनको याद करना भी नहीं है। हाँ, वो पॉइंट्स क्लिक होने चाहिए एग्जाम्स के अंदर कि एग्जाम है कि नहीं है। और ध्यान देना, ये चैप्टर के कुछ ना कुछ पॉइंट किसी न किसी क्वेश्चन के कुछ पॉइंट बन के आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। क्लियर सर? Government related services first. All the services provided by the central government, state government, union territory और local authority are exempt from GST except following four. ये चार केस में टैक्स लगेगा, वरना टैक्स कभी नहीं लगेगा। फर्स्ट, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट by way of speed post, express parcel post, life insurance or agency services provided to any person other than central government, state government or union territory. Second, sir, services provided in relation to vessel or aircraft whether within the precincts of the port or airport or outside the port or airport. थर्ड है क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस। एंड इन तीन के अलावा सर, इन तीन के अलावा एनी अदर सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी तो टैक्स लगेगा। हाँ सर, इन ये तीन सर्विस किसी को भी प्रोवाइड करो टैक्स लगेगा। ये चौथी सर्विस बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करी तो टैक्स लगेगा। और खास बात, टैक्स लगेगा वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बिजनेस एंटिटी टैक्स लगेगा, पर अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो रिवर्स चार्ज में वो पे करेगा। बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में तो फॉरवर्ड चार्ज में खुद गवर्नमेंट खुद पे करेगा बेटा। क्लियर? डन। कुल मिला के गवर्नमेंट ने इन सर्विसेज को टैक्सेबल क्यों किया सर? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर सेम सर्विस पे टैक्स लगता था, तो इसलिए गवर्नमेंट की सर्विसेज पे भी टैक्स लगाया गया। ओके, अब सर सिंस यहां पे लिख दिया क्या, एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, इन तीन के अलावा कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को दी है तो टैक्सेबल रहेगी। ये तीन तो टैक्सेबल है ही है, इनके अलावा कोई भी सर्विस दी इट विल बी टैक्सेबल। इसलिए गवर्नमेंट को आगे कई सारे एग्जामिशन देने पड़े। सबसे पहले बोल दिया क्या, सर्विसेज प्रोवाइड करी गवर्नमेंट ने किसको, किसी बिजनेस एंटिटी को जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट वाज, सर ध्यान देना बेटा, थ्रेशोल्ड लिमिट या उससे कम उसका टर्नओवर था, मतलब वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं था। ऐसे किसी एंटिटी को गवर्नमेंट ने सर्विस दी है तो ऐसे केस में जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा, क्योंकि वरना उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लायबिलिटी आ जाएगी, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा, पर ये एग्जामिशन अप्लाई नहीं होगा ऊपर वाली तीन सर्विस पे। ऊपर वाली तीन मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वेसल एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर वाली सर्विस एंड रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज के केस में एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि वहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है साहब। देन सर, अगर आपने गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी सर्विस दी है जिसका वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू ₹5,000, अप टू ₹5,000 तो जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो ₹5,000 पर एनम देखना है। थर्ड बात सर, ये जो 5,000 का लिमिट है ये ऊपर वाली तीन सर्विस पर अप्लाई नहीं होता है। ऊपर वाली तीन मतलब बार बार नहीं बोलूंगा, अब ये तीन सर्विस, पोस्ट वाली, वेसल एयरक्राफ्ट वाली और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर वाली। क्लियर? डन। सर देना आता है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने अपने ही किसी दूसरे डिपार्टमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को या लोकल अथॉरिटी को सर्विस दी तो टैक्स नहीं लगेगा। पर अगेन ये पॉइंट ऊपर वाले तीन पॉइंट पे अप्लाई नहीं होता। देन सर, आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, पासपोर्ट बनवाया, वीजा बनवाया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, या आपने उस एम्प्लॉय को बोला जा अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवा के लेके आ, जो भी फीस गवर्नमेंट ने चार्ज करी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर, गवर्नमेंट ने सर्विसेज दी है, किसने सर्विस दी भाई? गवर्नमेंट ने। सर किससे रिगार्डिंग? रजिस्ट्रेशन। किसी भी एक्ट में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन फी ली गवर्नमेंट ने, जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे आरटीओ, अरे भाई सर ट्रांसपोर्ट वालों को जब कोई नई कार परचेज करोगे, सर नई बाइक परचेज करोगे, आपको फीस पे करना पड़ता ना सर, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को, सर जीएसटी नहीं है उस पर। देन टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, कंज्यूमर्स एंड पब्लिक एट लार्ज इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस इज रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। तो ऐसे केस में जो भी उन्होंने चार्ज लिया, फीस लिया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा देन बेटा, सीड टेस्टिंग, सीड सर्टिफिकेशन टैक्स, सर इसके लिए जो फीस चार्ज करी उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। वैसे भी सर सीड सर्टिफिकेशन जो होता है वो वैसे भी टेस्टिंग अंडर एग्रीकल्चर में आता है, वहां पे भी एग्जाम है, यहाँ पे भी एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं सर। देन FSSAI सर को आपने जो फीस पे किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ESIC को जो पेमेंट किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, जीएसटी नहीं लगेगा। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया, जीएसटी नहीं लगेगा। देन नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को अगर आपने कोई फीस पे करी, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया, जीएसटी नहीं लगेगा। इंश्योरेंस कंपनीज ने IRDA को कोई पैसा पे किया है, गवर्निंग फीस पे करी, जीएसटी नहीं लगेगा। सेबी को अगर आपने कोई गवर्निंग फीस पे करी, कोई जीएसटी नहीं लगेगा सर। देन नेशनल सेंटर फॉर कल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी को सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सर याद है हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ सर, तो सर जो फीस पे करी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कोई फीस पे किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर ध्यान देना बेटा, ऐसा कोई काम जो आर्टिकल 243W ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर, जो म्युनिसिपलिटी का काम है, वो काम अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया है तो अगेन उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर सेम पॉइंट, सर आर्टिकल 243G वाला काम जो पंचायत का काम होता है वो अगेन
किसी गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया तो अगेन जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? अच्छा, यही आर्टिकल 243W या 243G वाला काम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने किया है तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा इस पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज में भी। क्लियर? और गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने परफॉर्म किया तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा सर, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, सर्विसेज किसी गवर्नमेंट एंटिटी ने प्रोवाइड करी है। किसको प्रोवाइड करी है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को, या एनी अदर पर्सन जिसके लिए गवर्नमेंट का कि इसको सर्विस दो आप। क्लियर? जिसका फीस जो आता है वो गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू इनको मिलने वाला है अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। तो सर गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एंटिटी बनाई है, उसने गवर्नमेंट को सर्विस दी है, उसके कहने पर किसी और पर्सन को सर्विस दी है और उसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट की फॉर्म में इसको कंसिडरेशन मिल रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन कस्टम्स में सर आफ्टर द टाइम, आफ्टर द ऑफिस वर्किंग आवर्स या ऑन हॉलिडेज को काम करने के लिए आपने मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस पे किए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर गवर्नमेंट ने आपके किसी नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को टॉलरेट किया है सर, उसके लिए लिक्विडेटेड डैमेजेस या फाइन वाइन कुछ चार्ज किया तो जीएसटी नहीं लगेगा। आप देखना कोई भी फाइन आप पे करते हो सरकार को सर, उस पर जीएसटी नहीं लगता। देन सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी ने अपनी अंडरटेकिंग को या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कोई लोन चाहिए था किसी पीएसयू वगैरह से, उसके लिए गारंटी दी बेटा, गारंटिंग द लोन्स, उसके लिए जो फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर इंडिविजुअल फार्मर को राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स दिया, उसके जो रॉयल्टी लिया है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर ओल्ड एज होम वाला पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा, 25,000 रुपए पर मंथ पर मेंबर तक का फीस है तो जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर पॉइंट नंबर 24, 25 अभी काम के नहीं है, ये बोलता है क्या 1 अप्रैल 2016 से पहले के, 1 अप्रैल 2016 से पहले के किसी का रॉयल्टी पेंडिंग था, राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स असाइन हो गया था 1 अप्रैल 2016 से पहले का, और उस टाइम का जो वन टाइम अपफ्रंट चार्ज होता है वो पेंडिंग था उनका और वो अब जाके पे कर रहे हैं तो सर वो उस टाइम पे भी एग्जाम था तो अभी भी एग्जाम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सेम वे टेलीकॉम कंपनीज जिसका 1 अप्रैल 2016 से पहले का कोई राइट टू यूज स्पेक्ट्रम चार्जेस या सर राइट टू ऑपरेट एज अ टेलीकॉम ऑपरेटर का कोई लाइसेंस फी पेंडिंग था वो अब जाके पे करता तो इट विल रिमेन एग्जाम, क्योंकि 1 अप्रैल 2016 से पहले ये वैसे भी एग्जाम था बेटा। सर ईआरसीसी एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ध्यान देना बेटा, स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है सर, स्टेट गवर्नमेंट ने मेरे को मान लो किसी एरिया का रॉयल्टी कलेक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट मेरे को दे दिया और मैंने अमाउंट एक फिक्स कर दिया, डेड रेंट मान लो 100 करोड़ का है सर, साल भर में मैं स्टेट गवर्नमेंट को 100 करोड़ का रॉयल्टी कलेक्ट करके दूंगा। अब अगर मेरे को वहां के माइन होल्डर से रॉयल्टी आया कितना 80 करोड़ ही कलेक्ट कर पाया तो रिमेनिंग 20 करोड़ मेरे को अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। क्लियर? सर अब मेरा पॉइंट आपसे ये, अब माइन होल्डर्स ने 80 करोड़ रुपए जब रॉयल्टी दिया होगा, अल्टीमेटली कलेक्ट करने वाला मैं हूं पर अल्टीमेटली दिया तो गवर्नमेंट को होगा, 80 करोड़ पे वो ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुके अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब मेरे को रिमेनिंग 20 करोड़ पे ही जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। मतलब 80 करोड़ पे जीएसटी क्या है, एग्जाम मेरे लिए बेटा, क्योंकि 80 करोड़ पे माइन होल्डर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं। क्लियर? एंड सर अगर मान लो एक्चुअल रॉयल्टी कलेक्ट जो हुई वो मेरी हुई कितनी 125 करोड़, तो 125 करोड़ में से मेरे को देना गवर्नमेंट को कितना है 100 करोड़ ही है। अब ऑलरेडी माइन होल्डर्स 125 करोड़ पे पूरे पे जीएसटी गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज में पे कर चुके हैं, तो सर वैसे भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू मिला कितना 100 करोड़, उनको जीएसटी कितने मिल गया 125 करोड़ पे, तब मुझे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है सरकार। अब आइए क्या सर, ये पॉइंट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बड़ा रिपीट हुआ है सिंस गवर्नमेंट रिलेटेड पॉइंट था इसलिए पॉइंट रिपीट किया। रेंटिंग में भी कवर होता है 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स, याद है बेटा? एमआईडीसी रिको इंडस्ट्रियल एरिया, क्लियर, 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए आपने कोई प्लॉट लीज पे लिया जीएसटी एग्जम्प्ट है। देन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर किसान के खेत तक, उसके खेत के ट्यूबवेल तक जो इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पहुंचाया है उसके लिए जो फीस ली इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ऑलरेडी पढ़ चुके पॉइंट बेटा हम। देन सर्विसेज बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, सर जैसे यूएस एम्बेसी से आपने वीजा प्रोसेस करा, उसने वीजा प्रोसेसिंग फीस चार्ज के लिए जीएसटी नहीं लगेगा। तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड और कमिटी और स्टेट कमिटी अंडर हज कमिटी एक्ट, इन्होंने सर्विसेज दी रिलेटिंग टू रिलीजियस पिलग्रिमेज सर, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे हज की यात्रा करी बेटा आपने, या फिर सर कैलाश मानसरोवर की आपने यात्रा करी इनके थ्रू, तो जीएसटी नहीं लगेगा, जो भी फीस इन्होंने चार्ज किया उस पर बेटा। अच्छा आर्टिकल 243W या 243G वाला काम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया तो उस पर जीएसटी नहीं है। अब वही काम हमने गवर्नमेंट के लिए किया बेटा, प्योर लेबर वाला काम विथ मटेरियल नहीं, प्योर लेबर सर एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी। अगर गवर्नमेंट को हमने सर्विसेज दी है कौन सी, जो आर्टिकल नंबर 243G में कवर है, आर्टिकल नंबर 243W में कवर है, तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है, प्योर लेबर की है तो ऊपर। वही सर्विस अगर विथ मटेरियल है जिसमें 25% से
ज्यादा मटेरियल का वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 100 करोड़ है, मैक्सिमम 25 करोड़ ही वैल्यू ऑफ मटेरियल इन्वॉल्व है। तो ऐसे केस में जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मैंने काम किया गवर्नमेंट के लिए, अगेन आर्टिकल नंबर 240W 240G वाला काम किया है, तो उस पर भी जीएसटी एग्जम्प्ट है। पर ये सर्विसेज किसको दी मैंने? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को दी तो ही एग्जम्प्ट है। ये सर्विस अगर मैंने ये सर्विसेज अगर मैंने गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को प्रोवाइड करी तो जीएसटी भी लग जाएगा। क्लियर, डन। अच्छा, गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग सर्कुलर इशू किया था कि एम्बुलेंस सर्विसेज नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू अगर किसी प्राइवेट पर्सन ने प्रोवाइड करी गवर्नमेंट को तो सर उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन इज कवर्ड इन आर्टिकल नंबर 240W 240G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर होता है बेटा ये। और ये काम करने के लिए आपने जैसे एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करी, प्योर लेबर है, जीएसटी एग्जम्प्ट है, विद मटेरियल भी अगर है तो इसके अंदर ध्यान रखना, अगर मटेरियल इन्वॉल्व इज अप टू 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो जीएसटी क्या रहेगा? एग्जम्प्ट रहेगा। क्लियर, डन। देन एक और सर्कुलर, सर व्हीट, आटा, सर ध्यान देना बेटा, गेहूं को आपने कन्वर्ट किया किसमें? व्हीट में, या पेडी को आपने कन्वर्ट किया राइस में। सर व्हीट को आपने कन्वर्ट किया किसमें? मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या बेटा? गलत बोल रहा हूं। सर व्हीट को कन्वर्ट किया फ्लोर में, या पेडी को कन्वर्ट किया किसमें? राइस में। तो ऐसे केस में ये अगर आपने काम किया गवर्नमेंट के लिए तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, अगर आपने सर्विसेज दी कौन सी? सर मिलिंग ऑफ व्हीट इनटू फ्लोर एंड पेडी टू को कन्वर्ट किया राइस में, सर फॉरवर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज कवर्ड इन आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें ध्यान रखना बेटा, ये लोग मिलिंग जो कर रहे हैं उसमें साथ में फोर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? ये फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। फोर्टिफिकेशन मतलब एडिंग विटामिन और मिनरल्स टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसमें बोल दिया क्या, अगर वैल्यू ऑफ मटेरियल इन्वॉल्व इज अप टू 25% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो ऐसे केस में जीएसटी विल रिमेन एग्जम्प्ट, क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 243G वाला काम है बेटा। ओके, डन। अच्छा, इंडियन रेलवेज को इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अगर सर स्टॉक लीजिंग ऑफ एसेट्स दिया तो जीएसटी लग जाएगा, वो एग्जाम नहीं है बेटा। ओके सर, जीएसटी नेटवर्क ने सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीएसटी नेटवर्क टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी, तो जीएसटी नेटवर्क भी अपने आप में कंपनी बनाई गई, इसको जो फंड ये प्रोवाइड करते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता है। देन ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम, ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम जिसका सारा का सारा प्रीमियम किसने पे किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी ने, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, 75% और मोर ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम का खर्चा जो था वो अगर गवर्नमेंट ने बोन किया है उसको आपने कोई सर्विस दी, जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट के रिगार्डिंग पॉइंट हम पढ़ चुके हैं बेटा। अच्छा, ये पॉइंट रिपीट क्यों हो रहे बेटा? क्योंकि गवर्नमेंट रिलेटेड भी थे, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड भी थे, वहां पे भी दिया मैंने और यहाँ पे भी दिया, सो दैट सारे पॉइंट एक जगह आपको अच्छे से मिले। सर देन आ रहा है क्या? फेयर प्राइस शॉप, राशन की दुकान। सरकार याद आया वर्ल्ड कप नायक मूवी के अंदर, तो राशन की दुकान वालों ने सर जो कमीशन या मार्जिन चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन टीबीआई, स्टेप या बायो इंक्यूबेटर ने कोई भी सर्विस दी है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर उसके अंदर जो इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेटर ने सर्विस दी है तो सर इंक्यूबेटर याद है, इंक्यूबेटर सर, तो ये तो हो गया बायो, सर टीबीआई मतलब टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। अब इंक्यूबेटर के अंदर जो इंक्यूबेटी होते हैं बेटा, अब इंक्यूबेटर मतलब वो एंटरप्रेन्योर जो आर&डी कर रहे हैं उन्होंने सर्विस दी है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। पर उसके लिए कंडीशन क्या है? सर पिछले साल इनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में 50 लाख उससे कम होना चाहिए, और इनको जो एग्जामिशन मिलेगा वो फर्स्ट 50 लाख की जो सर्विसेज है इन अ फाइनेंशियल ईयर वही एग्जाम रहेगी, और वो भी इनको फर्स्ट 3 साल के लिए एग्जामिशन मिलेगा, उसके बाद एग्जामिशन नहीं मिलेगा। मतलब पहले देखना है आपको क्या प्रीवियस ईयर में 50 लाख उससे कम था क्या? हाँ था, तो मिलेगा कितना मिलेगा? अप टू 50 लाख मिलेगा। ओके, एग्जामिशन मिलेगा कब तक मिलेगा? 3 साल तक मिलेगा, जब इन्होंने एग्रीमेंट किया टीबीआई स्टेप से, वहां से 3 साल तक एग्जामिशन मिलेगा इनको। देन सर ये पॉइंट ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया, रिपीट किया हुआ सर। नेक्स्ट क्या है? पॉइंट नंबर 43 ये भी हमने पढ़ लिया है, नेशनल परमिट टू दी मोटर व्हीकल्स, जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, एक सर्कुलर था पुलिस या सिक्योरिटी सर्विसेज। देन बेटा सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट या पुलिस से किसी पीएसयू ने या किसी भी कंपनी ने सर सर्विसेज ली है, उसके लिए गवर्नमेंट ने फीस चार्ज करी तो वो कहीं एग्जाम नहीं है, सब टैक्स लगेगा। और सर आपको पता है सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी, ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट को डायरेक्टली बेटा। डन। आ रहा है क्या? बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज, ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू आरबीआई नहीं भाई, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। देन सर्विसेज रिसीव्ड बाय द आरबीआई केवल एक एग्जाम्प्ट है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई केवल एक एग्जाम्प्ट है सर, सर्विस इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और ये भी सर्विस आउट ऑफ इंडिया जो इनको रिसीव हुई है उस पे जीएसटी एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज जीएसटी एग्जाम्प्ट नहीं है। सरकार पॉइंट नंबर 3 सर ये रहा वो पॉइंट जिसने लिखा है क्या? लोन्स एडवांसेस डिपॉजिट देने पे जो आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है उस इंटरेस्ट पे जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। पर अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ओवरड्यू हो गया, उस पर अगर इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो हैवी इंटरेस्ट एक तरह से सर्विस फीस होती है उस पर जीएसटी लगेगा, वो इंटरेस्ट के नाम पे हैवी चार्जेस से जीएसटी लगेगा साहब। क्लियर? इंटरेस्ट पे जीएसटी एग्जाम्प्ट क्या है। सेकंड क्या सर, अगर दो फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर या मनी चेंजर या एक फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर या बैंक और एक मनी चेंजर आपस में फॉरेन करेंसी कन्वर्जन के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इन्होंने आपस में जो फीस चार्ज करी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। यही अगर हम लोगों से चार्ज करते तो जीएसटी लगता है बेटा। क्लियर? डन। अच्छा,
अब अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया, जिसके लिए आपने क्या किया बेटा, सर ईएमआई पे गुड्स परचेज किया, कई बार होता है ना बेटा, मोबाइल परचेज किया, फोन पे लोन, लोन पे फोन, सर होता ना सरकार। तो अगर आपने कोई फोन परचेज किया, मोबाइल परचेज किया ऑन लोन, उसके लिए जो ईएमआई आप पे कर रहे हो, उसमें जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, सर वो इंटरेस्ट आप किसको पे कर रहे हो? अगर फाइनेंस कंपनी को पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा। वो अगर उस दुकानदार को पे कर रहे हो आप इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब सर अगर वो ईएमआई पे करने में अगर आप लेट हो गए, तो पेनल इंटरेस्ट चार्ज फॉर डिले इन मेकिंग पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस, तो पेनल इंटरेस्ट वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा। पर अगर सर फाइनेंस कंपनी से अगर आपने लोन लिया था, किसी फाइनेंस कंपनी से अगर आपने लोन लिया था, तो उसके इंटरेस्ट पे वैसे भी जीएसटी नहीं लगता सर, तो उसने पेनल इंटरेस्ट चार्ज किया, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा बेटा। क्लियर? देन आता है क्या, प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू जो भी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन हुए थे, उसमें जो भी बैंक सर्विस दे रहा है उस पर जीएसटी, जो भी बैंक चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी भी कार्ड के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो, स्वैपिंग करके पेमेंट करते हो, तो अगर पेमेंट का जो अमाउंट है वो अप टू ₹2000 है, जो ट्रांजेक्शन का अमाउंट है वो अप टू ₹2000 है, तो जो एक्वायरिंग बैंक जो प्रोसेसिंग फीस लेता है सर, उस चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे आप किसी बैंक से, जैसे आपने लाइफस्टाइल या किसी शोरूम से आपने शॉपिंग करी और शॉपिंग का अमाउंट था कितना, अप टू ₹2000, कार्ड से पेमेंट किया। अब उस दुकानदार, वो शोरूम वाला जो था, उसके पास मान लो एचडीएफसी बैंक का पॉश मशीन था, एचडीएफसी बैंक उस शोरूम वाले से कुछ चार्जेस लेता है बेटा, तो उस चार्जेस के अमाउंट पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर सर ट्रांजेक्शन का अमाउंट वॉज अप टू ₹2000, चार्जेस से मान लो कितना 1%, ₹20 जीएसटी एग्जेम्प्ट बेटा। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉलोइंग पर्संस, क्या क्या, बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने सर्विस दी किसको, बैंकिंग कंपनी को, विद रेस्पेक्ट टू इट्स अकाउंट्स इन इट्स रूरल एरिया ब्रांच, तो जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे अगर कोई इंटरमीडिएट है बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का, उसने सर्विसेज दी है इन रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स इन द रूरल एरिया ब्रांच, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। एंड बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस दी किसको, इंश्योरेंस कंपनी को इन रूरल एरिया, अगेन जीएसटी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। सर्कुलर इशू हुआ था, सर्कुलर बोलता है क्या, द बैंकिंग कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन द एंटायर वैल्यू ऑफ सर्विस चार्ज और फी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर्स वेदर और नोट रिसीव्ड वाया बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। जो भी फीस पे कर रहा है कस्टमर, देना ना आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर क्लाइंट से कोई पैसा नहीं ले सकते, कस्टमर से, अकाउंट होल्डर से कोई पैसा नहीं ले सकते। जो भी फीस लेनी है उनको सर बैंक से लेनी है। अब सर बैंक ने जो फीस दिया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है नहीं, वो हमने पढ़ा है। अब सर जो भी फीस क्लाइंट से आ रही है वो बैंक के पास आएगी, भले वो बिजनेस फैसिलिटेटर या कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू आए या डायरेक्ट आए, और वो सर्विसेज प्रोवाइड बाय बैंक है, तो बैंक फीस पे जीएसटी पे करेगा सब। देन इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज, फर्स्ट सर्विसेज रिलेटिंग टू जनरल इंश्योरेंस ऑफ अंडर द फॉलोइंग स्कीम्स। फर्स्ट क्या है, हट इंश्योरेंस स्कीम। सर हट मतलब यार समझना है ना, हट नहीं सर झोपड़ी, सर कैटल इंश्योरेंस अंडर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, अर्लियर नोन एज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। Then scheme for insurance of tribals, then Janta personal accident policy and Gramin accident policy, group personal accident policy for most respected self-employed women, then agricultural pump set and field well insurance, sir premium collected on export credit insurance, then restructured weather based crop insurance scheme approved by the government of India and implemented by the Ministry of Agriculture, then Jan Arogya Bima policy, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पायलट स्कीम ऑन सीड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ध्यान बेटा, ये सब नाम आपको रटना नहीं है, ये नाम ध्यान से 2 बार पढ़ना है, सो दैट आपको क्लिक करे एग्जाम के अंदर कि हाँ ये एग्जाम है कि नहीं है। देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कैटल इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, निर्भया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, बांग्ला शस्य बीमा योजना जो खरीफ की फसल के लिए वेस्ट बंगाल ने रखी है, उनके प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा ध्यान ना, जैसे इसके अंदर फायर इंश्योरेंस कवर है क्या, नहीं, टैक्स लगेगा। सर मैरीन इंश्योरेंस लगेगा। तो सर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये नाम आपको क्लिक करने पड़ेंगे एग्जाम में कि एग्जाम है कि नहीं है। देन अब आ रहा है क्या, फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। फर्स्ट क्या है, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, माइक्रो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अप्रूव्ड बाय आईआरडीए हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ ₹2 लाख। ये लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ ₹2 लाख है बेटा, 2 लाख से ऊपर होगा लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, तो जो भी प्रीमियम आप पे करो उस पर जीएसटी लग जाएगा। देन वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री वया वंदन योजना, इनके थ्रू अगर आपने इंश्योरेंस कराया लाइफ इंश्योरेंस, इन स्कीम में अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया तो जो भी प्रीमियम पे किया उस प्रीमियम पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। देन सर ऑलरेडी हम पॉइंट पढ़ चुके हैं वाला, ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम जिसका टोटल प्रीमियम गवर्नमेंट पे कर रहा है, उस इंश्योरेंस स्कीम के प्रीमियम पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। सर ये जितने भी हमने ऊपर पॉइंट पढ़े सर, ये सारे जो पॉइंट नंबर 1 में कवर थे, देन इस पॉइंट में कवर थे, या गवर्नमेंट ने जिसमें सारा प्रीमियम पे किया है, इनका अगर आपने री इंश्योरेंस कराया तो भी जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। देन कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना, देन कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर एनी पेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। देन लाइफ इंश्योरेंस
प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, जीएसटी एग्जम्प्ट है सर। देन सर आर्मी, नेवल, एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड जो है उसका, उसमें लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो था उसमें जीएसटी एग्जम्प्ट है। सेम वे सर नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड ने सर्विसेज दी है लाइफ इंश्योरेंस किसको, कोस्ट गार्ड को, तो उसके प्रीमियम पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। देन सेम वे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के रेस्पेक्ट में जो लाइफ इंश्योरेंस था उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन आईआरडीए ने जो भी फीस चार्ज किया जीएसटी एग्जम्प्ट है। देन बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने सर्विस दी है किसको, इंश्योरेंस कंपनी को इन रूरल एरिया, तो जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट रिपीटेड पॉइंट है बेटा, क्लियर, डन। सर अब कुछ मिसलेनियस सर्विसेज जो बच गई थी, जो किसका स्पेसिफिक हेड वाइज सर्विस नहीं थी, वो सब मैंने यहाँ डाल दी। सबसे पहली बात, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न वेदर एज अ होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ जीएसटी एग्जम्प्ट होगा। सर अगर आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर किया है, भले पार्टली किया है या सर होली किया है, ऐसे केस में सप्लाई ऑफ सर्विस किसको मारा था बेटा, टेक्निकली सर एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस, इसलिए उसको यहाँ पे एग्जम्प्ट करना पड़ा और जीएसटी एग्जम्प्ट है। देन लॉयर एडवोकेट, सर ऑल द सर्विसेज प्रोवाइड बाय एन एडवोकेट, ध्यान देना बेटा। ये तीनों पॉइंट को मैं समरी करके यहाँ एक साथ समझा रहा हूँ बेटा आपको। सर्विसेज प्रोवाइड बाय द एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और सर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इन्होंने सर्विसेज दी है किसको, ऐसे किसी पर्सन को, ऐसे किसी बिजनेस एंटिटी को जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ही टैक्स लगेगा। बाकी सारे केस में टैक्स क्या है, एग्जम्प्ट है। सर फर्स्ट, अगर इन्होंने सर्विस दी किसी इंडिविजुअल वगैरह को अदर देन फॉर द बिजनेस, एग्जम्प्ट। किसी अदर देन बिजनेस एंटिटी को दी सर्विस, वैसे भी एग्जम्प्ट है। बिजनेस एंटिटी को दी जिसका टर्नओवर अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन था प्रीवियस ईयर में, एग्जम्प्ट है। सर नेक्स्ट, तो कुल मिला के एग्जिबिशन किसको मिला, एग्जिबिशन किसको नहीं मिला, सर इन्होंने सर्विस दी किसको, ऐसे किसी बिजनेस एंटिटी को जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ही टैक्स लगेगा, और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। रेसिडेंट बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। अच्छा एक पॉइंट और, अगर एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस दी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को, अब भले इनका टर्नओवर कितना भी हो साहब, जीएसटी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। अगला पॉइंट, सर सीनियर एडवोकेट के लिए अलग से बोल दिया, सीनियर एडवोकेट ने किसी एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दी है, तो ऐसे केस में अगर उसका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में टर्नओवर मोर देन ₹20 लाख था, मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन था, तो टैक्स लगेगा। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर रेसिपिएंट, पर रेसिपिएंट किसको माना जाएगा, सर वो बिजनेस एंटिटी जिसका केस रिप्रेजेंट कर रहा है सीनियर एडवोकेट इन द कोर्ट, सर वो बिजनेस एंटिटी जिसका फाइल रेफर किया था उस एडवोकेट फर्म ने सीनियर एडवोकेट को, वो बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। पर मान लो फर्म केस था किसका, फर्म का ही, खुद कई झगड़ा था और उसके लिए सीनियर एडवोकेट सर्विस ली, तो ऐसे केस में टैक्स लग जाएगा, रिवर्स चार्ज में उस फर्म को पे करना पड़ेगा। पर ये केवल थ्योरेटिकल पॉइंट है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं सर। ओके डन। सर नेक्स्ट आता है क्या, सर ओ स्पाइडरमैन याद आया बेटा, शक्तिमान याद आया बेटा। सर जर्नलिस्ट, सर्विसेज प्रोवाइड बाय कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, जीएसटी एग्जम्प्ट है। देन पब्लिक लाइब्रेरी ने लैंडिंग ऑफ बुक्स की सर्विस दी, तो जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा। सर पर आप वहां लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हो, उसके लिए ₹500 पर मंथ उन्होंने फीस लिया, उस पर टैक्स लगता है बेटा, क्लियर, वो एग्जाम नहीं है, लैंडिंग ऑफ बुक्स एग्जाम है बेटा। देन सर कोई बिजनेस एग्जीबिशन आउट ऑफ इंडिया हेल्ड हो रहा है और बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर ने आपसे फीस लिए, स्टॉल बुकिंग चार्जेस, जीएसटी नहीं लगेगा अगर वो एग्जीबिशन आउट ऑफ इंडिया हो रहा है तो। देन सर अनइनकॉर्पोरेटेड एओपीबीवाई ने जो मेंबरशिप फी ली होती है, जो भी शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन लिया होता है, उस पर जीएसटी लगता है, आपको पता है बेटा, क्योंकि एओपीबीवाई और उसके मेंबर्स दो अलग अलग पर्सन होते हैं, दोनों ने आपस में अगर सर्विसेज दी जीएसटी लगता है। पर अगर आपने जो मेंबरशिप फी दी है या वो एओपीबीवाई जो है वो एक अगर ट्रेड यूनियन है, जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा। सर या ऐसी किसी काम के लिए आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, ऐसी किसी फीस सर्विस के लिए आप शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन दे रहे हो या मेंबरशिप फी दे रहे हो जो ऑलरेडी क्या है, एग्जम्प्ट है। जैसे सर एक मेडिकल कैंप करवाया जिसमें डॉक्टर्स आके और चेकअप कर रहे हैं बेटा, तो उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन लिया है उस पर भी जीएसटी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। सर रेजिडेंशियल हाउस, सर हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अगर आपने मेंबरशिप फी दी है अप टू ₹7,500 पर मंथ पर मेंबर तक का मेंबरशिप फी है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर उसके लिए एक सर्कुलर भी था, उस सर्कुलर में बुलाया गया है क्या, ₹7,500 पर मंथ पर मेंबर तक का मेंबरशिप फी है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। पर उससे ऊपर अगर है, जैसे मान लो 8,000 है, ₹9,000, तो पूरे ₹9,000 जीएसटी लग जाएगा। डिफरेंस अमाउंट पे नहीं सर, देखिए ध्यान से, यहां लिखा है क्या, GST at the rate of 18% shall be payable on the entire amount of ₹9,000, एग्जाम्पल 9,000 बेटा। सर अच्छा, अब रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी जो है उसका एग्रीगेट टर्नओवर सबका मेंबरशिप फी मिला के ही 20 लाख या उससे कम है, तो वैसे भी वो रजिस्ट्रेशन के लायबल नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन के लायबल नहीं तो भले उसका मेंबरशिप फी ₹10,000 हो या कितना भी हो, जीएसटी वैसे भी नहीं लगेगा। पर अगर उसका थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर टर्नओवर है सर, तो ऐसे केस में अगर ₹7,500 पर मंथ पर मेंबर से ज्यादा अगर मेंबरशिप फी है तो टैक्स लगेगा। पर जिनका भी मेंबरशिप फी 7,500 या उससे कम है उस पर जीएसटी रहेगा, एग्जम्प्ट। अच्छा अब अगर हाउसिंग सोसाइटी मेंबरशिप फी जो ले रही है उस पर जीएसटी लग रहा है, वो रजिस्टर्ड जीएसटी में, तो उसने जो भी इनवर्ट सप्लाई लिए होंगे उस पर जो भी जीएसटी पे किया उसका आईटीसी उसको मिलेगा। पर अगर हाउसिंग सोसाइटी ने एज अ प्योर एजेंट कोई भी फीस पे किया है, किसी भी पर्सन, किसी भी मेंबर का अगर कोई
जैसे लाइट का बिल था, लाइट का बिल मेंबर को पे करना था, पर मेंबर ने ऑथराइज कर रखा था किसको, सोसाइटी को, कि तू मेरे बिहाफ पे पे करता ना, तो एज अ प्योर एजेंट अगर हाउसिंग सोसाइटी ने कोई फीस पे करी किसी थर्ड पर्सन को, तो ऐसे केस में वैल्यू में से वो एक्सक्लूड होगा, वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे बेटा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर, डन। फिर आता है क्या, कोई अनइनकॉर्पोरेट एसोसिएशन और नॉन प्रॉफिट एंटिटी, मतलब एओपीबीओई सर जो बनी है किसके लिए, सर वेलफेयर ऑफ द इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल लेबर और फार्मर, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लेबर एसोसिएशन वगैरह, इनका जो मेंबरशिप फी होता है इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर ऐसा कोई भी क्लब या एओपीबीओई जिसका पर एनम पर मेंबर मेंबरशिप फी इज अप टू ₹1000, 1000 रुपए पर मेंबर पर ईयर तक का मेंबरशिप फी है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर आउट ऑफ इंडिया से आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी है, सर सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम अ प्रोवाइडर हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, अब उसने सर्विसेज दी किसको, सर सर्विसेज रिसीव किसने करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी, या फिर किसी इंडिविजुअल ने इन रिलेशन टू एनी पर्पस अदर देन बिजनेस, कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन, तो सर ऐसे केस में जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। सर ध्यान देना बेटा, पर इसका एक एक्सेप्शन है क्या, ओआईडीआर सर्विस अगर लिए तो जीएसटी लग जाएगा। सेम वे किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करने के लिए सर्विसेज लिए आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट ओआईडीआर सर्विस बेटा। देन सर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले पर्सन को सर्विस दी है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। जैसे जापान वाले ने चाइना वाले को सर्विस दी है, मुंबई में बिल्डिंग बन रही थी, जीएसटी रहेगा एग्जेम्प्ट बेटा सरकार। और हाँ ध्यान देना बेटा, सर आउट ऑफ इंडिया वाले को सर्विस दी तो जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है, पर एक एक्सेप्शन है इसका, अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल होता है, सिंगापुर से इंडिया में गुड्स आ रहा है और सर जो फ्रेट पे कर रहा है वो आउट ऑफ इंडिया वाला पर्सन ही कर रहा है सर, तो सर्विस प्रोवाइडर भी आउट ऑफ इंडिया का, मान लो सिंगापुर शिपिंग कंपनी है, सर्विस रेसिपिएंट भी सिंगापुर का, पर ऐसे केस में जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। जो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ऐसा हम आरसी में भी पढ़ चुके बेटा। देन सर नेक्स्ट आता है क्या, इंटरमीडिएट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैविंग, अच्छा सर मल्टी सर्विसेज एसईजेड, सर गिफ्ट सिटी गुजरात, अरे भाई गांधीनगर गिफ्ट सिटी गुजरात एक ही है हिंदुस्तान में भी, मल्टी सर्विसेज एसईजेड विद द आईएफएससी कोड, तो वहां पे जो इंटरमीडिएट है उस इंटरमीडिएट ने फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड जो भी सर्विसेज दी इन फॉरेन करेंसीज उस पे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। सर देन सर हमने पढ़ा है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन पढ़ा है क्या, लास्ट कंडीशन कि सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रेसिपिएंट दोनों सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए। सर मतलब मेरा एक ब्रांच, मैं मान लो हूं महाराष्ट्र में, मेरा एक ब्रांच है कहां, यूएसए में, मैं यूएसए वाले पर्सन को सर्विस दे रहा हूं तो एग्जाम नहीं होगा, भले सारी कंडीशन ऑफ एक्सपोर्ट सेटिस्फाई हुई, क्योंकि वी बोथ आर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन। पर सर कम से कम एक्सपोर्ट का बेनिफिट मत दो, पर कम से कम टैक्स तो मत लगाओ, इसलिए गवर्नमेंट ने यहां क्या कर दिया, जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया बेटा। क्लियर। देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय यूनाइटेड नेशंस और स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ऑफिशियल यूज, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। देन फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन ने या करियर काउंसिल पोस्ट ने या डिप्लोमेटिक एजेंट या करियर काउंसलर ऑफिसर्स पोस्टेड इन इंडिया, उन्होंने कोई भी सर्विस इंपोर्ट करी है तो जीएसटी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। भले ही, पर अच्छा वहां पे कंडीशन क्या है, भले ही वो सर्विसेज उनके पर्सनल यूज के लिए थी, ऑफिशियल यूज के लिए थी या फैमिली मेंबर्स के यूज के लिए थी, तो भी जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। पर हाँ सर इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द प्रोटोकॉल डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सर इनको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट फर्निश करना पड़ेगा। एंड सर भले वो सर्विसेज ऑफिशियल पर्पज के लिए हो या पर्सनल यूज के लिए, मेंबर्स ऑफ दी फैमिली हो बेटा, सर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर इनका सर्टिफिकेट विड्रॉ हो गया तो विड्रॉ होते इनको इंटीमेशन देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। एंड सर दे शैल कम्युनिकेट द विड्रॉल ऑफ सच सर्टिफिकेट टू दी फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन और करियर काउंसिल पोस्ट। हाँ है ना बेटा, क्योंकि एग्जामिनेशन विड्रॉ हो गया तो टैक्स पे करना पड़ेगा ना भाई इनको। एंड सर जिस दिन से सर्टिफिकेट विड्रॉ होगा उस दिन से एग्जामिनेशन इनको अवेलेबल नहीं रहेगा। तो कुल मिला के सर आपको इतना सब ध्यान नहीं रखना है। पॉइंट मेरा आपसे ये है कि सर फास्ट हम बात करें तो सर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन वगैरह ने सर्विसेज इंपोर्ट कर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा, भले वो ऑफिशियल यूज के लिए हो, पर्सनल यूज के लिए हो, फैमिली मेंबर्स के यूज के लिए हो या ऑफिशियल यूज के लिए हो, कोई दिक्कत नहीं सर, जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। बस इनको प्रोटोकॉल डिवीजन से जो सर्टिफिकेट है वो फर्निश करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट विड्रॉ हो गया तो वहां से इनका एग्जामिनेशन भी विड्रॉ हो जाएगा बच्चों। डन। सरकार लास्ट पॉइंट है क्या, सर अगर मान लो मैं एक एजेंट हूं, सर गुड्स का एजेंट हो बेटा, सर्विस सप्लायर भी आउट ऑफ इंडिया का, रेसिपिएंट भी आउट ऑफ इंडिया का। सर पढ़ना, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बाय एन इंटरमीडियरी व्हेन लोकेशन ऑफ बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ गुड्स इज आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी। सर जापान वाले ने गुड्स खरीदी किससे, चाइना वाले से, मैं एक इंटरमीडियरी था। अब सिंस मैं एजेंट हूं, इंटरमीडियरी का लोकेशन प्लेस सप्लाई होता है जो इंडिया ही होता है, इसलिए अलग से एग्जामिनेशन दिया और बोल दिया कि टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। क्लियर। डन। और जितने भी हमने एग्जामिनेशन पढ़े वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, सबसे एग्जेम्प्ट बेटा। भारत माता की जय। और जहां जहां पार्टनरशिप में रेफर किया वहां एलएलपी भी रेफर होगा। अब कुछ अदर एग्जामिनेशन थे वो भी बात करते हैं सर। सबसे पहली बात क्या है,
इंट्रास्टेट सप्लाईज रिसीव्ड बाय टीडीएस डायरेक्टर फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड सप्लायर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, वैसे ही एग्जामिशन काम का नहीं है, क्योंकि सर 9(4) सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 इज ओनली एप्लीकेबल फॉर बिल्डर्स। सर नेक्स्ट है क्या, सर्विस इंपोर्टेड बाय यूनिट और डेवलपर इन एसीजेड इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम आईजीएसटी। सर एसीजेड की यूनिट या डेवलपर ने अगर कोई डोमेस्टिक मार्केट से गुड्स या सर्विस ली होती है उसको बोलते हैं जेडीआर सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई। अगर उसने वो सर्विसेज इंपोर्ट कर ली तो उस पर भी जीएसटी क्या है, एग्जाम्प्ट है। देन सर आईजीएसटी इज एग्जाम्प्टेड टू द एक्सटेंट, सर ध्यान देना, आपने कस्टम वैल्यूएशन पढ़ा है, कस्टम वैल्यूएशन के अंदर हमने पढ़ा है कि अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट करी है और जो गुड्स आपने इंपोर्ट करी उस इंपोर्टेड गुड्स पर ओवर एंड अबाउट द प्राइस अगर आप रॉयल्टी पे कर रहे हो या लाइसेंस फी पे कर रहे हो एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया, तो रॉयल्टी या लाइसेंस फी भी वैल्यू ऑफ गुड्स का पार्ट बनता है और उस पर भी जीएसटी उस पर भी कस्टम लगेगा और कस्टम के साथ में आईजीएसटी वैसे भी लग रहा है सर, तो अलग से उस रॉयल्टी के अमाउंट पर, उस लाइसेंस फी के अमाउंट पे जीएसटी क्या है, एग्जाम्प्ट है, अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। देन लास्ट पॉइंट क्या है सर, अगर एक आप कौन हो बेटा, मैं एक एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स बेटा, मैं गुड्स क्या करता हूं भाई, एक्सपोर्ट, पर मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, मैं ट्रेडर हूं बेटा। मैं क्या करता हूं, आपसे गुड्स परचेज करता हूं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट करता हूं। अब आपसे गुड्स परचेज करके डायरेक्ट अगर एक्सपोर्ट करना है मेरे को, और जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूडी अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो सर मैंने एक्सपोर्ट पे तो टैक्स नहीं पे करना है, पर परचेज पे जो मैंने टैक्स पे किया उसका मैं आईटीसी लूंगा, आईटीसी लेके फिर उसका रिफंड क्लेम करूंगा। इतना चक्कर क्यों रहे, इसलिए गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट करी, गवर्नमेंट को बोल दिया क्या भाई साहब प्लीज हमको टैक्स फ्री अलाउ कर दो। गवर्नमेंट टैक्स फ्री अलाउ नहीं किया, गवर्नमेंट बोला क्या 0.1% टैक्स पे कर दो, मतलब इंट्रास्टेट सप्लाई है तो 0.05%, सीजीएसटी 0.05%, एसजीएसटी इंटरस्टेट परचेज कर रहे हो तो 0.1% आईजीएसटी पे करो। इससे एक्सेस जो टैक्स है वो एग्जाम कर दिया गवर्नमेंट ने मेरी परचेज पे। मैं एक्सपोर्टर हूं, मान लो आप गुजरात में हो, मैं हूं महाराष्ट्र में बेटा, मैं आपसे परचेज कर डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो मेरी परचेज से बोल दिया केवल 0.1% टैक्स पे करना है, पर सर कुछ कंडीशंस लगा दी। वो कंडीशन में कहा है क्या, सबसे पहली बात, जब मैं आपसे परचेज करूंगा मैं भी रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी में, आप भी रजिस्टर्ड होना चाहिए सर, टैक्स इनवॉइस के थ्रू गुड्स आएगा। सर आपसे जो गुड्स परचेज किया वो 90 डेज के अंदर, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ वहां से 90 डेज के अंदर एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए बेटा। 90 डेज में एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो सर जो सप्लायर है उसकी बेंड बच गई, एग्जामिशन विड्रॉ हो गया, उसको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। सर मैं सर का ध्यान रखना, जो गुड्स आपसे ले रहा हूं वो डायरेक्ट यहां से क्या ले जाऊंगा बेटा, पोर्ट ले जाना चाहिए, या फिर सर ध्यान देना बेटा यहां से क्या ले जाऊंगा, कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन या इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन ले जाना चाहिए, या फिर किसी एक वेयर हाउस में ले जाऊंगा और सर उस वेयर हाउस में जाके मैं क्या कर सकता हूं, वहां से डायरेक्ट में एक्सपोर्ट कर सकता हूं, या फिर सर उस वेयर हाउस के अंदर मैं कोमो भी बना सकता हूं, कुछ गुड्स आपसे खरीदी कुछ आपसे खरीदी, कोमो बना के भी एक्सपोर्ट कर सकता हूं। सर ये सब फैसिलिटी दी है। आई शुड बी रजिस्टर्ड विद द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और कमोडिटी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। सर ये मेन कंडीशंस थी। प्लस जब मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा तो सर मेरे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट में उन गुड्स को क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, प्लस आपका इनवॉइस नंबर और आपका जीएसटी नंबर भी लिखूंगा बेटा मैं। सरकार ध्यान देना, अब जब मैंने एक्सपोर्ट किया होगा, मैंने अपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी होगी, उसमें आपका गुड्स का आपका जीएसटी नंबर भी लिखा होगा, मैंने आपका इनवॉइस नंबर भी रेफर किया होगा, प्लस जब मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया होगा तो जब वो शिपिंग कंपनी जब गुड्स आउट ऑफ इंडिया लेके जाएगी तब उसने सर एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल किया होगा, उसमें उन गुड्स का नाम मेंशन होना चाहिए। अब ये ईजीएम का कॉपी प्लस वो इनवॉइस, वो जो मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल की उसका कॉपी मेरे को सर आपका जो ज्यूरिसडिक्शनल जीएसटी ऑफिसर है, गुजरात का जो ज्यूरिसडिक्शनल जीएसटी ऑफिसर है उसको देना पड़ेगा। क्लियर, डन। और 90 दिन में एक्सपोर्ट नहीं होता एग्जाम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। भारत माता की जय। देन एग्जाम्पशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम फ्रॉम जीएसटी। ध्यान दीजिएगा बेटा, सर अगर मेरे को राइट टू एक्सप्लोर प्रोडक्शन मिल गया मेरे को, किसका, ऑयल का बेटा, पढ़ लीजिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू डू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, एग्जाम्पशन दिया है किसको, इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो, क्या चीज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस और लीज टू एक्सप्लोर और माइन पेट्रोलियम क्रूड और नेचुरल गैस or both from so much of the GST as is leviable on the consideration paid to the central government in the form of central government's share of profit petroleum as defined in the contract entered into by the central government in this behalf। मतलब सर मेरे को राइट टू एक्सप्लोर या राइट टू माइन द पेट्रोलियम क्रूड या नेचुरल गैस का राइट मिल गया है, तो उसके लिए जो रॉयल्टी में पे कर रहा हूं, और रॉयल्टी जो पे कर रहा हूं उस पर जीएसटी लगता है, पर सर रॉयल्टी इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट जो मैं दे रहा हूं पेट्रोलियम का, सर जो पेट्रोलियम में गवर्नमेंट दे रहा हूं उतने प्रोपोर्शन वैल्यू पे मेरे को जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। देन एक सर्कुलर आया, सर्कुलर बोलता है क्या, सर एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इनका सर एक ओवरराइडिंग एक्ट बना हुआ है जिसकी वजह से क्या बोला है, इट इज क्लैरिफाइड दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आईएफसी एंड एडीबी आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर एक्ट इन इंडिया। किसी भी एक्ट में क्या लिखा हमें कंसर्न नहीं है, जो भी सर्विस इन्होंने दी उस पर जीएसटी क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा। इसी के साथ भारत माता की जय। एंड सर
इसी के साथ पूरा मेगा एग्जामिशन लिस्ट खत्म होता है। अब सारे एग्जामिशन अंडर जीएसटी फॉर सर्विसेज सारे खत्म। सरकार नो डाउट बहुत फास्ट हुआ होगा, पर सरकार फास्ट नहीं करेंगे तो पूरा कंट्रोल में नहीं आएगा। ध्यान सुनिएगा सरकार क्या लिखा है यहाँ पर, या आपके लिए लिखा है सर, जो दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है कुछ कर दिखाने का, एंड ये मौका आपके पास है। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा अब तुमसे ना हो पाएगा, ये तो नामुमकिन है। सर वो जब कर दिया आपने तो माहौल बनने वाला है, जिंदगी आपकी होगी। जिंदगी सर जीने का मौका भगवान ने आपको दिया तो उसको जिए, पूरा दिल से जिए और माहौल के साथ जिए। सर बस ध्यान रखना माहौल जो होना चाहिए ना, दैट शुड बी जबरदस्त एंड शानदार। सर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। माहौल, टेक केयर, बाय बाय, लव यू लॉट। सर पूरी एनर्जी से पढ़िए, क्योंकि सर पता है बहुत सारे लोग अभी आप पे डिपेंडेंट है। सर वो दुआएं कर रहे हैं कि आप बस अच्छी मेहनत करके सर पास हो जाए एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि सर आप पे ही डिपेंडेंट होगी उनकी दुनिया। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू लॉट, बाय बाय।